ये मत दे। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आदरणीय मुख्य अतिथि, माननीय पैनलिस्ट, सम्मानित अतिथि, अभिभावकगण और प्रिय साथियों का हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं रोशन तबस्सुम आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये आयोजन बच्चों में ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन और बेचैनी जैसी एक चर्चा हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी एकाग्रता से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्या पर प्रकाश डालने के लिए रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि बदलते परिवेश और डिजिटल युग में बच्चों की एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन और बेचैनी जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं चुनौतियों पर विचार विमर्श करने और समाधान निकालने के लिए हमने आज ये मंच तैयार किया है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सुनीता मैम और CKP लाइव से मधुर सरसी हमारे पैनलिस्ट को विशेष रूप से स्वागत करने के लिए स्टेज पर आग्रह करती हूँ कि आप आए और हमारे पैनलिस्ट को सम्मानित करें। पैनलिस्ट मेंबर में सबसे पहले मैं डॉक्टर सचिन बारबड़े, जो फिजिशियन मेंटल हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ एजुट इंडिया से है। मिसेस शालिनी डुंडुम, रेंज एजुकेशन ऑफिसर चक्रधरपुर। मिस्टर शीन अनवर, सीनियर रिपोर्टर प्रभात खबर। मिस्टर गिरधारी दास, प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। मिसेस नीतू साहू, एक्स डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, एक्स जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। डॉक्टर दीक्षा सिंघल, डेंटल सर्जन।
मिस्टर श्याम तिवारी, राइटर। मिस्टर श्याम तिवारी, राइटर और डायरेक्टर, तुलसी पब्लिक स्कूल। मिसेस सुरेंद्र सैनी, एरिया हेड, SIP अबकस अकेडमी, जमशेदपुर। Mr. Moinik Datta, LME parent and life coach. आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद। आप सभी पैनलिस्ट को मेरा हार्दिक नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज आए हैं। हम लोग ये जो प्रोग्राम है इस पे चर्चा जो करेंगे कि बच्चों में ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन और बेचैनी, ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोग एज ए पेरेंट बहुत फेस करते हैं। तो आज हमारे पैनलिस्ट में अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं और ये लोग सभी कोई स्पेशलिस्ट है अपने अपने क्षेत्र में, और ये अपने जो एक्सपीरियंसेस है उसके साथ साथ उनका हिसाब से क्या सल्यूशन हो सकता है वो चीज़ें आज हम लोग शेयर करेंगे। हमारे साथ साथ जैसे कुछ लोग यहाँ कम ही हैं लेकिन हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, तो हमारे पास पहले पैनलिस्ट अपना अपना वक्तव्य रखेंगे और उसके बाद हम लोग ये जो पैनल है इसको ओपन कर देंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, और जिसमें जो लाइव जुड़े हैं वो भी अपना सवाल कर सकते हैं। हम वो सवाल पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। तो सभी से आग्रह है कि आप लोग ध्यान से सुने
क्योंकि इस तरह का अवसर हमारे पास बहुत कम मिलते हैं कि एक साथ में बहुत से एक्सपर्ट्स हमारे पास आके जुड़ते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस साझा करते हैं। तो हम लोग आज का जो ये पैनल है ये शुरू करेंगे डॉक्टर सचिन बाबदे से। ये जनरल फिजिशियन है, साथ में ये एकजुट इंडिया से जुड़े हुए हैं। और सर हेलो, सबसे पहले सभी को धन्यवाद और खास करके डॉक्टर सुरिता मैम को भी कि और सीकेपी लाइव को कि इन्होंने इतना इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है, जो शायद आज हर पेरेंट्स के मन में चलता है ये सवाल, और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। और अभी डॉक्टर तिवारी सर और हम बात ही कर रहे थे कि इसका जो जड़ है, जो पेरेंट्स है, हमको लगता है वही नहीं ज़्यादा आए हैं। तो लेकिन एक मौका भी है हमको कि इस बात को समझने के लिए। और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मेंटल हेल्थ में मैं काम करता हूँ, तो हम बहुत सारे जो बीमारियाँ होती है उनका जो समाधान है वो पहले तो हम लक्षण से निकालते कि लक्षण क्या है मरीज में, बुखार आ रहा है, खांसी आ रहा है। तो ये भी जो तीनों भी लिखे हैं, बच्चों में ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन और बेचैनी, दीज आर ऑल सिम्टम्स, ये सब लक्षण है। ये कोई ये उसका जड़ नहीं है। तो उसका जड़ यही है कि बेसिकली जो बच्चों के जो अनफुलफिल्ड नीड्स जिसको बोल सकते हैं कि बच्चों में जो उनको उनके प्रति जो ध्यान है और उनके प्रति जो समय है उसका जो अभाव है, उसके जो आसपास के रहने वाले लोग हैं जिसमें पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बाकी रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, उनका कमी और उसकी वजह से बच्चों में फिर ये दिखाई देना कि फिर गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना। और हम सब लोग बोलते हैं कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल है और एकाग्रता, मोबाइल पे से कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब बच्चा मोबाइल में देखता है तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। तो उसका मतलब ये है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं हो रहा है। हमको कुछ तरीके ढूंढने होंगे कि दूसरा चीज़ करने में भी उसको इतना इंटरेस्ट है जितना उसको मोबाइल में आ रहा है। तो ये हमारे में सबसे ज़्यादा कमी है। तो इसका समाधान के लिए हमको कुछ जो उपाय है वो करने पड़ेंगे, जो आगे के डिस्कशंस में कुछ हम बातें बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों की भावनाएं, जो उनके इमोशंस है, जो उनके फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स को समझना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और दुर्भाग्यवश हमारे पेरेंट्स हो, इंक्लूडिंग मैं खुद भी पेरेंट हूँ, तो हम हमारी भावनाओं को पहचानना नहीं जानते हैं कि हमारी कौन सी भावनाएं आती है, वो भावना में हम कैसे रिएक्ट होते हैं। इसके बारे में अगर बचपन से हमको सिखाया जाता और सिखाया जाएगा तो शायद से हम बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। जब हम बोलते गुस्सा, एंगर, तो एंगर कोई ये बुरी भावना नहीं है, लेकिन किस समय एंगर होना चाहिए, एंगर में क्या करना चाहिए, रिएक्शन क्या होगा एंगर का, उस चीज़ के लिए हमको ज़रूर सोचना चाहिए। उस विषय में हमको थोड़ा सा महसूस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और उस हिसाब से जो हमारी इमोशंस है, बच्चों के इमोशंस को, उसको कैसे, और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है टाइम, कि पेरेंट्स बच्चों को समय दे रहे हैं और कैसे समय दे रहे हैं, उसको बोलते हैं क्वालिटी टाइम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जनरली हमारे यहाँ पे जब समय देना मतलब क्या कि बच्चे को घुमाने लेके जाना, पिकनिक लेके जाना या कुछ मूवी देखना, बट बच्चों के साथ लेजरली टाइम बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, बस बच्चों के साथ बैठे हैं, उसके साथ सिर्फ देख रहे हैं, तो वो भी टाइम बहुत ज़रूरी है। आजकल एक बहुत दूसरा भी उसका एक एक्सट्रीम हो जा रहा है कि बच्चों को बिजी रखो, हर चीज़ में बिजी, स्कूल जाएगा, स्कूल के बाद ये ट्यूशन, फिर पेंटिंग क्लास, म्यूजिक क्लास, ये क्लास, और पूरा उसमें बच्चा चला जाता है। दिस इज नॉट एट ऑल डेवलपमेंट। बच्चों के लिए खुद का कुछ लेजर टाइम जरूर होना चाहिए, जिसमें बच्चे थोड़ा सा खुद की मतलब जो दिन भर का दिनचर्या, डेली रूटीन है उसको महसूस करें और उसमें से वो आगे जाए। तो और पेरेंटल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को मतलब बच्चे गुस्सा करेंगे, बच्चे चिड़चिड़ापन करेंगे, उसको कैसे रिएक्ट करना है पेरेंट्स को, वो बहुत ज़रूरी है। और उस चीज़ में भी थोड़ा आगे हम बातचीत करेंगे। थैंक यू सर। हमारे साथ आज आर्यो मैडम नहीं आई है, उनको कुछ काम पड़ गया है, तो हम नेक्स्ट मिसेस नीतू साहू को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना जो वक्तव्य है
वो रखें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम के लिए शुभकामना देती हूँ सुनीता मैडम को और सीकेपी लाइव को। इस तरह का कार्यक्रम मुझे लगता है जगदलपुर में ये पहली बार देखने के लिए आया है कि बच्चों के लिए, जो बच्चों में ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी पर जो चर्चा रखा गया है, ये आज के डेट में सभी माता पिता फेस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया है। पहले मैं एक कविता से इस कार्यक्रम को, इसमें मैंने एक कि बच्चों में धैर्य की कमी, चिड़चिड़ापन जो आया है, उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो क्या हो सकता है। तो इसमें है, जब मिलेगा पिता का दुलार, माता का प्यार, अच्छा स्वास्थ्य, समुचित आहार, अच्छी शिक्षा, अच्छा वातावरण, परिवार का दुलार, तब होगा समुचित विकास, तब बनेगा समुचित सुखी संसार। अगर हम ये बस इन्हीं 4-5 चीज़ों के इर्द गिर्द ही हमारे ये सारे कार्यक्रम घूमेगा कि हम बच्चों को डायरेक्टली किसी चीज़ पर या फिर जैसे चिड़चिड़ा हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, उसका जो मुख्य कारण है उस पर चर्चा करेंगे कि वो कैसे बच्चों पर हम लोग उसको कम कर सकते हैं। बच्चे अगर चिड़चिड़ापन या फिर बहुत जल्दी उतावलापन बच्चों में रहता है, ये क्यों होता है? सबसे पहले तो हम सभी को ये पता है कि 3 साल के बच्चों में 90% मानसिक विकास होने वाला रहता है, मतलब लगभग हो गया रहता है और उनका दिमाग एक पूरा कोरा कागज के समान ही रहता है। हम जब बच्चे रहते हैं तब हम जो चीज़ सीखे रहते हैं वो बहुत दिन तक याद रहता है, सालों तक याद रख सकते हैं उसको। लेकिन धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती है तो उस कोरे कागज पे इतना सारा चीज़ हम लोग अंकित कर दिए रहते हैं कि वो पेजेस खत्म होने लगते हैं और हम लोग हमारी याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है। हम उन चीज़ों को खुद भी बोलते हैं और कुछ देरी के बाद उसको भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था या फिर क्या चीज़ें हमने कही। तो बच्चों का जो मन है वो बिल्कुल कोरा कागज के समान है। तो हम लोग का प्रयास ये होना चाहिए कि उन छोटे बच्चों को हम लोग कैसे, किस चीज़ को और हम लोग उसको प्रेरित कर सकते हैं। माता पिता का ये फर्ज बनता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दें, पर शिक्षा से पहले जो घर का वातावरण है, अच्छा पोषण है, हम जो करेंगे वही देखेंगे बच्चे। इसलिए बच्चों को कुछ भी डांटने से या फिर उसको ब्लेम करने से पहले हम लोग को खुद को सुधारना होगा। हम लोग ऐसा कुछ काम करें जो सीख के बच्चे उसी काम को आगे करें। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उनको ये आदत किसने दिया? शायद हमने ही। या फिर जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं, हम तुरंत उसको अपना मोबाइल देते हैं कि देखते देखते वो बच्चा खा लेगा, और होता भी वैसा ही। बच्चा जल्दी जल्दी खाना खा लेता है, लेकिन जब वो बच्चा खाना खाता है तो वो खाना उसके शरीर पे लगता नहीं है, जिसके कारण उसका पोषण कम हो जाता है। उसमें बहुत सारे विटामिन जो छोटे, मतलब क्या बोलेंगे, जो विटामिन B12 ये सब उनके शरीर तक वो पहुंच नहीं पाता है, मतलब वो सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। और ये छोटी छोटी कमी ही बच्चों में ये सारे समस्याएं उत्पन्न करती है, जिसकी चर्चा के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए हम यहाँ पर तत्पर हैं, तैयार हैं, और आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। आप जो बोले हैं कि बच्चे हमें हमेशा मिमिक्री करते रहते हैं, यही आपका कहना है? अच्छा। तो ये मिमिक्री ऐसा होना चाहिए कि हम लोग भी अपना, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो, हम लोग कैसे किसी से बात कर रहे हैं, अपने से छोटा हो, अपने से बड़ा हो, उनको किस प्रकार से हम लोग सम्मान दे रहे हैं, हमारे घर में जो लोग आते हैं उनसे हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, उनसे कैसे मिल रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों को दिखाना। खाली हम लोग अगर बोले कि बेटा पैर छुओ
या सलाम करो तो नहीं होता है। हमें भी वो चीज़ वैसे ही करना है ताकि बच्चे वो देख के सीखे, हमारे बोलने से नहीं सीखे। आपका जो कहना है बहुत ही बहुमूल्य है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शीन अनवर जी जुड़े हैं। ये बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और ये हमें बताएंगे कि मीडिया का भी क्या इन्फ्लुएंस है बच्चों के ऊपर। सर प्लीज। नमस्कार। पैनल के सभी माननीय सदस्यगण, उपस्थित शिक्षक वृंद, मेरे दो बड़े भाई विनोद भगेरिया जी और रणविजय जी, और यहाँ पे मौजूद तमाम लोग और लाइव जुड़े तमाम साथी, ये जो विषय है चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी, बेचैनी, गुस्सा, नफरत, ये जितने बैड इफेक्ट्स हैं, ये ईश्वरीय देन है। ईश्वर ने मनुष्य के अंदर इसको डाला है। अगर अच्छाई डाला है तो बुराई भी है, नेकी है तो बदी भी है, यानी दोनों पहलू ईश्वर ने इंसान के जिस्म में, शरीर में डाला है। सवाल उठता है कि अब इस पहलू को कंट्रोल कैसे किया जाए। हर इंसान के शरीर में एक फरिश्ता होता है और एक शैतान। अच्छाई के वक्त फरिश्ता जाग उठता है, हम नेक अच्छे काम करते हैं, और जब बुराई करना होता है तो मेरा शैतान इतना जाग जाता है कि हम अच्छा और बुरा की तमीज़ भी नहीं करते और शैतानियत पर उतर आते हैं। तो अपने जिस्म के अंदर जो शैतान छुपा है वही हमारी बुराइयों को सामने लाता है। हमें चाहिए कि हम उस पर कंट्रोल करें। कंट्रोल कैसे करें? इस कंट्रोलिंग कैपेसिटी का जो मैं 3 भागों में बांटकर आपको समझाना चाहता हूं। पहला भाग है माँ, दूसरा भाग है मिट्टी, और तीसरा हिस्सा है मजहब, यानी माता, भूमि, मिट्टी और धर्म। एक कहानी, मैं छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। एक न्यूज़पेपर में एक हाई कोर्ट की एक खबर छपी थी जिसमें ये लिखा गया था कि एक बच्चे को, एक लड़के को, बहुत मतलब 18-19 साल का बालिग लड़का था, उसको सजाए मौत, फांसी की सजा दे दी गई। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा मैं अपनी माँ से कान में कुछ बोलना चाहता हूँ। अंतिम इच्छा थी, पूरी की गई। माँ को बुलवाया गया। माँ जैसे ही कान लेकर सामने गई, बच्चा बोलना चाहा, बेटा बोलना चाहा। बेटे ने क्या किया, पूरे कान को दांत से काट के खींच के निकाल दिया। लोग हैरान हो गए कि अरे ये क्या, माँ से कुछ कहना था लेकिन पूरे कान को काट कर वो क्यों खींच कर निकाल दिया। पूछा गया तो उसने बताया कि मैं जब छोटा था, बच्चा था, स्कूल गया, पहले दिन बस्ते से चोरी करके लाया था कॉपी कलम अपने साथियों का, तो मेरी माँ ने मेरा पीठ थपथपाया और कहा बहुत अच्छा किया बेटा, तुम मेरा पैसा बचा दिए। नतीजा क्या हुआ, माँ ने जो थपथपाया तो मेरी आदत बन गई और मैं धीरे 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 चोरी करता गया, बहुत बड़ा चोर बन गया। एक दिन हुआ ऐसा कि जब उसको सजा इसलिए मिली कि एक दिन एक घर में वो चोरी कर रहा था, घर के लोग जग गए, वो घर के 3-4 लोगों को मार डाला था, इसलिए उसे सजाए मौत मिली थी। तो यहाँ पे बताना यह है कि माँ, बच्चे, उर्दू में एक जुमला है, एक वाक्य है कि माँ का आगोश बच्चे का पहला मकतब है, यानी माँ का गोद, माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल होता है। अगर माँ बच्चे की तरबियत, परवरिश बहुत अच्छे ढंग से करती है तो बच्चे का शैतान कभी नहीं जागेगा। क्यों? क्योंकि बाप के पास उतना वक्त नहीं है, माँ के पास वक्त है।
माँ क्यों नहीं कर पाती, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। हर माँ जानती है कि उसकी अपनी ज़रूरियात है, अपने काम है। बहरहाल बच्चे को कंट्रोल करने के लिए आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी थी ना महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, इस पद्धति को अपनाना होगा। यानी एक को गरम दल में रहना होगा और एक को नरम दल में। गांधी जी बनना होगा, एक को सुभाष चंद्र बोस बनना होगा। अगर बाप सुभाष चंद्र बोस है तो माँ को गांधी जी बनना होगा। यानी बच्चे को आज हम इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि सिर्फ प्यार करते हैं। अपना ज़माना याद कीजिए, हमें पिटाई होती थी, हमारा खाना बंद होता था। आज सोए हुए बच्चे को उठा के खिलाते हैं, जबरन खिलाते हैं, भूख नहीं है खिलाते हैं। प्यार की इंतहा बच्चे को खराब कर रहा है। इसलिए उस दौर में गुजरिए जिस दौर में आप जिए थे और जिस तरह से आप तकलीफ उठाए थे, उस तकलीफ का एहसास अपने बच्चों को कराना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तकलीफ का एहसास बच्चे को नहीं होता है तो बच्चा बिगड़ेगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा और आपकी बातें तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। इसलिए माँ बाप को ये तय करना होगा कि एक अगर प्यार करे तो दूसरा समझाए। कहने का मतलब यह है कि मार का एक मारना नहीं है, लेकिन मार का एक खौफ, एक डर बच्चे के दिल में रखना है। बच्चे को जब तक ये सिर्फ लगेगा कि माँ बाप दोनों मुझको प्यार करते हैं, बच्चा बिगड़ेगा। इसलिए बच्चे को संवारने के लिए माँ बाप को पहले संवरना होगा। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो दोनों उसका दोस्त बन जाए। कैसे? घर का, परिवार का कोई भी काम हो अपने साथ बिठाएं। कोई मशवरा करना है, बिठाएं। अगर वो मशवरा नहीं भी देता है तो कम से कम आपको वो फॉलो करेगा, सीखेगा और फैसला लेने की उसके अंदर शक्ति आएगी। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, बच्चे का दोस्त मतलब बच्चा कितना, जब उसके अंदर समझदारी आ जाती है 8 साल 9 साल की उम्र में, बिठाइए अपने साथ, बातें कीजिए और उनको बताइए, समझाइए, वो समझेगा। बच्चे का दिमाग, बच्चा कोरा कागज है, आप उसमें जो लिखना चाहेंगे वो लिख जाइएगा। तो लिखाना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना हमारा काम है। बच्चा वही समझेगा जो हम उसको समझाएंगे। माँ अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर ये होता है कि परीक्षा के दिन होते हैं, आजकल ऐसा देखते हैं कि बच्चों से काम नहीं लेते। पढ़ बेटी, पढ़ बेटा, पढ़ने के लिए पूरा वक्त उसको हम दे देते हैं। ये भी गलत है। बच्चे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास आप बिल्कुल कराइए, चाहे वक्त मुश्किल हो या आसान हो। आसान वक्त में जिम्मेदारी कराइएगा, उसको बहुत कठिन वक्त में वो हार जाएगा। भविष्य में जब मुश्किल वक्त उसके साथ आएगा तो वो पीछे हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को हर हालत का सामना करना सिखाएं, हर सिचुएशन से लड़ना जरूर सिखाएं। और अक्सर कहते हैं कि संस्कार घर से मिलता है। स्कूल में बच्चे कितने देर रहते होंगे? मैक्सिमम 6 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा। 18 घंटा बच्चा आपके साथ रहता है। तो स्कूल में आपके दी हुई संस्कार को निखारा जाता है, वहाँ संस्कार नहीं दिए जाते। वरना सभी बच्चे संस्कारी होकर निकलते, कोई बिगड़ता नहीं। आपके घर से जैसा बच्चा आएगा, स्कूल उसको उसी ढांचे में संवारेगा। इसलिए बच्चे को घर से सबसे पहले सुधारें। अक्सर ऐसा होता है ना कि आजकल की माँ बच्चे से इतना प्यार करती है कि बच्चे की गलती पर भी उसको डांट डपट नहीं करती, बल्कि सामने, अक्सर स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चा कोई जाके शिकायत कर दिया माँ से, बाप से, चले आते हैं टीचर से लड़ने के लिए बिला वजह। और नतीजा क्या होता है कि आपका बच्चा गलती करने पर भी उसके अंदर एक जोश आता है, एक हौसला आता है कि मेरी माँ, मेरे बाप तो मेरा सपोर्ट करता है, इसलिए गलती को रेगुलर करो। ये
बिल्कुल भी नहीं। ये सब क्या होता है, आपके बच्चों को बिगाड़ने का आपके तरफ से किए गए काम है। इसलिए इसको बहुत जल्द सुधार लेना है। बच्चे को कभी भी किसी के सामने मत डांटें। अगर आपका बच्चा गलती करता है तो उसको उसके सामने ना डांटें, वहां पे मामला को रफा दफा करें, लाकर घर में तन्हाई में जरूर समझाएं। अगर सामने डांटेंगे तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, उसकी शर्मिंदगी बढ़ेगी, फिर क्या होगा, वो बिगड़ेगा, दूसरे के सामने अपने आप को कमतर समझेगा। तो इससे आप परहेज करें। बात लंबी नहीं करते हुए मैं बस इतना कहूंगा कि बच्चा अगर आपसे कोई सवाल करता है, बच्चा आजकल का बहुत जिज्ञासु होता है, छोटी छोटी बात पूछता है, माँ झड़क देती, हट मैं खाना बना रही हूँ, बाप हट अभी हटो मुझको काम करना। बिल्कुल नहीं, अपने काम को छोड़ दो और बच्चे के हर सवाल का जवाब दो, बल्कि उसी सवाल में, उसके जवाब में अपनी बात, जो इस्लाह, जो सुधार आप उसको करना चाहते हैं, उसको ऐड करके दो। इससे क्या होगा, आपका बच्चा आपकी बात बहुत अच्छे से सुनेगा, समझेगा और बिगड़ने से बच जाएगा। दूसरा पार्ट हमारा है मिट्टी। आप याद करें अपना बचपन को, मिट्टी में कैसे आप खेलते थे, फुटबॉल, क्रिकेट, यहाँ तक कि हम जब छोटे होते थे तो पेशाब करके उसी में लटपट हो जाया करते थे, अपने ही मूत्र में समा जाते थे। होता था ना ऐसा, बहुतों के साथ हुआ होगा, हमारे साथ हुआ है। हम आज का बच्चा का मैदान मिट्टी कहाँ है, मोबाइल। ग्राउंड कहाँ है, मोबाइल में। जब तक बच्चे के जिस्म से, शरीर से पसीना नहीं गिरता है, उसके अंदर की जो कमियां हैं वो दूर नहीं होंगी। इसलिए बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ मैदान से जोड़ें, खेल से जोड़ें। खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत सारे मित्र बनते हैं, दोस्त बनते हैं। आज अगर इंडिया, पूरे विश्व में आप देखेंगे मित्रता है तो खेल से सबसे ज्यादा है। खेल एक बहुत बड़ा माध्यम है, इसको अपने बच्चों को इससे जरूर जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, जिससे उसका झुकाव दूसरों के साथ हो, मिलना जुलना हो। कल हमें मेरी मम्मी लोरियां सुना के सुलाया करती थी, दादी नानी कहानियां सुनाती थी। आज कहाँ है, आज मम्मी को लोरी नहीं आती, आज दादी नानी को कहानियां नहीं आती। नतीजा क्या होता है, बच्चे मोबाइल में वो सब देखते हैं, सिंचैन, मोटू पतलू और छोटा भीम, बनावटी किरदार, कैरेक्टर देखते हैं, उसके दिमाग में वही सब घुस जाता है। आप फिर से उस लोरियों पर आ जाएं, फिर से उस दादी नानी की कहानियों पर आ जाएं। इसका फायदा ये होगा आपको कि आप उस कहानियों में अपने महापुरुषों का, अपने बहादुरों का, अपने ऐसे लोगों का जिक्र छेड़ सकते हैं जो उसको इंकरेज करेगा, उसको उत्साहित करेगा कि मैं भी ऐसा कर सकूं। तो बस अंतिम पड़ाव पे आता हूं मैं। मजहब यानी धर्म। धर्म क्या है, सुकून है। आप जिंदगी की भाग दौड़ में, आप इस उम्र में जब थक जाते होंगे, जब हार जाते होंगे, तो आप जिस धर्म को मानते हैं उसके गॉड के सामने खड़े होके बैठकर दुआएं करते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, सुकून की चाह होगी आपको। यानी धर्म में सुकून है। आज का बच्चा हमारे धार्मिक गुरुओं को नहीं जानता, भगवान को, ईश्वर को नहीं जानता, अवतार पैगंबरों को नहीं जानता। जानता किसको है, फिल्म एक्टर्स को, टीवी एक्टर्स को। इसलिए अगर बच्चे का ध्यान केंद्रित कराना है, बच्चे के अंदर से चिड़चिड़ापन दूर कराना है, बच्चे के गुस्से को कंट्रोल कराना है, तो धर्म के तरफ जरूर जोड़ें। आप किसी भी स्कूल में पढ़ाएं, उनको धार्मिक शिक्षा अपने घर पर जरूर दें। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो हिंसा की शिक्षा देता हो। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो कहता है कि आक्रोशित हो, गुस्सा में हो। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो कहता है कि
लड़ो, झगड़ो, मारो, पीटो, काटो नहीं है। धर्म की शिक्षा जिसके पास नहीं है वही दूसरों से लड़ रहा है। इसलिए अपने बच्चे को घर पर ही, अगर स्कूल में नहीं होता, धार्मिक संस्थानों में नहीं होता, अपने घर पर बच्चे को धार्मिक शिक्षा जरूर दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी हमारे साथ जुड़े हैं प्रिंसिपल डीपीएस के मिस्टर गिरधारी दास सर। आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। Thank you, ma'am. I express my gratitude at the beginning for inviting me to such an excellent program. We are gathered here to discuss and share our views on a crucial topic. मैं हिंदी में भी बोलना चाहता हूं, but I am not so comfortable, but I will mix up both Hindi and English. Good evening to all the invited guests here, and my congratulations to the officials of SIP who have dared and ventured to organize such a beautiful program in Chakradharpur. I'll throw light on certain aspects of light so far as the child education is concerned, because I am basically a teacher and a principal, and I have worked more than 30 years in different schools of this country, in regional level and national level also. And I will throw my observations regarding the problem so far as school education is concerned and the problems we find in the schools. मैं ये क्यों बोल रहा हूं? बच्चा को मां ने जन्म दी है, ठीक है, लेकिन बच्चा के साथ जो समस्याएं हैं, आज का जो टॉपिक है, चिड़चिड़ापन, ध्यान से कमी और रेस्टलेसनेस, बेचैनी, इसका पर्सपेक्टिव अगर हम देखेंगे, डिफरेंट एंगल से अगर देखेंगे, तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन से उसको इवैल्यूएट करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन से। क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं स्कूल का प्रॉब्लम देखूंगा। टीचर क्या चाहता है? टीचर चाहता है कि ज्ञान कैसे बढ़े, ज्ञान। लेकिन मां का ममता क्या है? वो इमोशनल है। वो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा को जज करेगी, और बच्चा का जो भी ख्वाहिश है, जो भी नीड है, वो पूरा करने के लिए कोशिश करेगी, क्योंकि मां चाहेगी कि मेरा बच्चा खुश रहे। एक डॉक्टर, अगर हम बच्चा को डॉक्टर के पास लेंगे, क्योंकि बहुत सारे समस्याएं बच्चा का है जो कि मेडिकल भी है, एडीएचडी कहते हैं, ठीक है, एडीडी कहते हैं, बहुत सारे मेडिकल इश्यू है जो डॉक्टर बता सकता है कि इसका प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इसमें हमको ज्यादा वरीड नहीं होना है, क्योंकि एडीडी, ये जो समस्या है, मेडिकल जो समस्या है, ये सब बच्चा इसी में आक्रांत नहीं है। रिसर्च के हिसाब से ऑल ओवर ग्लोब ओनली 12%, और भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ये एडीएचडी है, सब एडीएचडी नहीं है। अब आइए, बच्चा का चिड़चिड़ापन, ये सब जो प्रसंग है, ये इश्यू जो है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं।
कॉग्निटिव स्किल एक वर्ड है, कॉग्निटिव स्किल, जो कि चिंतन, मेमोरी पावर, उसका स्मरण शक्ति, थिंकिंग स्किल, सोचने का शक्ति और अटेंशन स्किल, ये तीनों को मिलाकर कॉग्निटिव स्किल कहते हैं। ये कॉग्निटिव स्किल, ये स्किल का विकास एज के हिसाब से होता है। फर्स्ट 3 इयर्स, 4 इयर्स और 5 इयर्स, ये जो प्री स्कूल एज है, ये बहुत स्वाभाविक है। ये डेवलपमेंटल स्टेज कहते हैं इसको, डेवलपमेंटल स्टेज। डेवलपमेंटल स्टेज में ये इसलिए होता है, मां को परेशान करती है। अगर एक बिस्किट का डब्बा देंगे तो इसमें एक बिस्किट देंगे तो बच्चा बोलेगा नहीं मेरे को पूरा बिस्कुट दो, उसमें जीत करेगी। टेंट्रम कहते हैं इसको, टेंट्रम, बहुत जीत करेगी। छोटी छोटी बात को लेकर मां को परेशान करेगा बच्चा, इसको टेंट्रम कहते हैं। ये चिड़चिड़ापन कहते हैं। ये चिड़चिड़ापन ये धीरे धीरे स्लोली जब जब बच्चा का ग्रोथ होते जाएगा, एज के हिसाब से ये चेंज होते जाएगा, क्योंकि बच्चा को समझ में आ जाएगा इसको एनवायरमेंट को, उसके चारों तरफ जो एनवायरमेंट है, उसका फ्रेंड्स को देखेगा, एडल्ट्स को देखेगा, अंकल्स को देखेगा, समाज में और भी लोगों को देखेगा, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे प्रणाम करते हैं, इस सब को इमिटेट करते 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 उसका ग्रोथ होते जाएगा। सो इरिटेशन जो है ये कुछ मेडिकल तो नहीं कहेंगे, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है। इरिटेशन और ये बेचैनी और ध्यान की कमी, ये सब चीज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एक छोटा बच्चा से। अब आइए आप एडोलेसेंट पीरियड या आपका स्कूल लाइफ में आइए। 5 साल के बाद जो स्कूल शुरू होता है, जो टीनेज होता है, जो एडोलेसेंट्स आप लोग जानते हैं, ये लेट एडोलेसेंट्स ये 21 ईयर्स तक है, 18 से 21 ईयर्स तक। 10 साल के बाद आपका एडोलेसेंट होता है, प्री एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस। ये अलग अलग इसका प्रक्रिया होता है। ये डिपेंड करता है उसका एनवायरमेंट के ऊपर। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, हम डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। ध्यान की कमी, हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं ध्यान की कमी। स्कूल में जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं राउंड ले रहा था, क्लासेस चल रही है, बहुत सारा बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। एक बच्चा सो रहा है, मैं उसको बुलाया और मैं जब बच्चे को बुलाता हूं तो आधा घंटा उसको काउंसलिंग करता हूं, काउंसलिंग, ताकि बच्चा का जो ट्रैक जो है, उसका थिंकिंग जो है, उसका लाइफस्टाइल जो है, उसका बिहेवियर जो है थोड़ा सा चेंज हो। और मैं इसमें सफल हो रहा हूं जब काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि आज के जमाने में आज आपके पास 2 ऑप्शन है। बच्चा को सुधारने के लिए केवल 2 ऑप्शन है। ये मेरे व्यक्तिगत मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा खुद की रिसर्च है ये। इसके अलावा और तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, केवल 2 ऑप्शन। एक ऑप्शन है काउंसलिंग। काउंसलिंग, बच्चा कोई भी गलत काम करके आ रहा है, कोई भी बुराइयां बच्चा का आप देख रहे हैं, आप काउंसलिंग कीजिए। काउंसलिंग क्या है? एंड काउंसलिंग भी इफेक्टिव काउंसलिंग होना चाहिए। खाली आप कमांड करके स्ट्रिक्टली अगर आप बोल देंगे, उसको मार देंगे, पिटाई करेंगे उसका, ये रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, इसका नेगेटिव होगा। और एक एग्जांपल दे रहा हूं। 3 साल या 4 साल बच्चा आपके घर में आपका रोम का जो कॉटन लगा हुआ है, कॉटन, डोर कॉटन, उसको लेके घूमता है। आप किचन में बहुत सारा चीज वो तोड़ चुकी है या तोड़ चुका है। आप कॉफी पी रहे हैं, आपके पास जाके आपका कॉफी का कप को फेंक दिया है, आप गुस्सा से उसको मार देंगे। जनरली यह हमारे टेंडेंसी होता है। हम जिस एनवायरमेंट में, जिस सेटअप में हम लोग अपना लाइफ जी रहे हैं, यह हमारे टेंडेंसी होता है, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कि बच्चा मेरे सामने ये करे। 3 साल या 4 साल उसको मार देते हैं, बच्चा इसमें एग्रेशन हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। जो चिड़चिड़ापन और डिस्ट्रैक्शन, चिड़चिड़ापन, ये जो वर्ड्स है ना,
इसमें बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, वो अलग चीज है। अभी हम बोल रहे थे आपको कि क्लासरूम का सिचुएशन में बच्चा को बुलाया, बच्चा सो रहा है, क्लास 8 का बच्चा, 13 साल का बच्चा, व्हाई यू स्लीपिंग इन द क्लास? क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारा बच्चे क्लास में सोते हैं कभी कभी। तो बच्चा बोला कि सर मैं भूखा हूं, कुछ खा के नहीं आया हूं, आई एम हंग्री, मेरे को खाना चाहिए। क्यों, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है क्या? माँ बाप दोनों गए हैं वेडिंग, शादी में गए हैं, घर में कोई नहीं, मैं आ गया, मेरे को भूख हो रहा है बहुत। तो मैं उसको लेके, हमारे हॉस्टल चलती है स्कूल में, हॉस्टल में खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद बच्चा आके फिर पढ़ने लगा। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बच्चा क्यों बदमाशी करता है क्लास में या स्कूल में, आपको कि पोलाइटली बिहेव क्यों नहीं करता है? आप जो कल्चर का बात बोले सर, अभी जो बोले रिलीजियन के ऊपर बोले, रिलीजियन, इसमें मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करना चाहता हूं कि ये है आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल फूड। जैसे हम खाना खाते हैं, बायोलॉजिकल फूड है, इसी तरह ये स्पिरिचुअल फूड है। ये स्पिरिचुअल फूड, अगर ये स्पिरिचुअल फूड 100% सर जो बोले अभी, ये आपका बच्चा को शांत कर सकता है अगर आदत डालेंगे तो। ऑन रेगुलर बेसिस बच्चा को स्पिरिचुअल माइंड होके पूजा करने लगे, या कोई मंत्र या योग आसन या कुछ भी स्पिरिचुअल वे में उसको अगर हम इनकलकेट करेंगे, आइडियाज एंड नॉलेज एंड ज्ञान उसको हम उपदेश देंगे, जो पहले गुरुकुल में होता था, पहले एंशिएंट एज में जो होता था, उसको अगर हम बच्चा के सामने रखेंगे, उसको बोलेंगे, आदत डालेंगे बचपन से, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। अब आइए इसका जो प्रॉब्लम्स है, ये जो प्रॉब्लम्स है ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स है ये, लेकिन ये सब सॉल्यूशन हमारे हाथ में है। जो भी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम अब चर्चा कर रहे हैं आज, ये सब हमारे हाथ में है, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे। वंस अपॉन ए टाइम हम भी छोटे बच्चे थे। चलिए याद करते हैं, हम बच्चे जो थे, क्या हम इतना शांत थे क्या? इतना काम एंड क्वाइट? कुछ नहीं। ये मुश्किल नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस है, लाइफ का प्रोसेस है। हाँ यस, अभी कब कुछ प्रॉब्लम्स अभी सीमा पार कर चुका है बहुत सारा फैमिली में। ये डिपेंड कर रहा है रीजन के ऊपर, परिवार के कल्चर के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, पेरेंटल कंट्रोल। आप देख रहे हैं आपके सामने, बच्चा को बोले सो जाओ और आप 12-1 बजे तक स्क्रीन टाइम आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं। स्क्रीन एडिक्शन आप प्लीज डोंट माइंड, जो मैं भी कर रहा हूं, मैं भी बोल रहा हूं आपको, स्क्रीन एडिक्शन जो है, हम उसको शो कर रहे हैं बच्चा के सामने कि तुम सो जाओ, 9 बज गया तुम सो जाओ, और हम 1 बजे तक हम मोबाइल यूज कर रहे हैं। सो ये इसका दिमाग में सारा चीज आपका, या कि एडल्ट्स का, एडल्ट्स बड़े लोग, बच्चा अगर 5 साल का है, 6 साल का बच्चा जो कर रहा है उसके दिमाग में आ रहा है। सो इमिटेशन, बच्चा सीखता है एनवायरमेंट से। सो अभी ये टॉपिक जो है, सो ये सब बहुत सारा कारण है इसका, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है छोटे अर्ली स्टेज में, और जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाएगा वो परिवेश से सीखेगा, डिफरेंट स्किल सीखेगा, इमोशनल स्किल सीखेगा, और धीरे धीरे ये चेंज होते जाएगा। ये कॉमन प्रॉब्लम, ये डिपेंड कर रहा है आपका ग्लोबल जो है, ग्लोबल प्रॉब्लम जो है, या ग्लोबल एरिया जो है, डिफरेंट कंट्रीज जो है, सब कंट्री में ये अलग अलग है। हमारे भारतवर्ष में जो भी है ये बहुत इंप्रूव्ड है। ये सब सिचुएशन अभी वेस्टर्नाइज्ड हो चुका है, लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग अभी पीसफुल है। इतना उस लेवल तक अभी नहीं पहुंचा है दूसरे कंट्री में जो चल रहा है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है रिवॉल्वर लेके जाता है, आपको तो पता है, और शूटिंग इन द स्कूल, इन द कॉलेज, एजुकेशनल एरिया, ये बहुत कॉमन हो चुका है फॉरेन में। हमारे यहां जो भी हमारे कल्चर है, हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के हिसाब से
हमारे रामायण महाभारत जो भी ग्रंथ है या कुरान जो भी ग्रंथ है उसके हिसाब से हम बच्चे को हम परवरिश दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। हम चाहते हैं कि नंबर 1 बच्चा हमारे बने। नो, कभी कभी आप दुखी हो जाते हैं, कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं। एज पेरेंट्स बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, आपका मन में बहुत तूफान उठता है कि मेरा बच्चा नंबर 1 कैसे बने। सब मां बाप सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। मेरा बेटा जब 17, 18, 14, 15, 18 तक था, मैं बहुत डिप्रेस था। क्लास 12 में फेल कर गया वो। ही फेल्ड क्योंकि उसको म्यूजिक बजाना, डांस करना और दोस्त लोग के साथ एंजॉय करना, स्टेज में परफॉर्म करना, उसका टैलेंट को विकसित करना, उसको पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा। लेकिन ये समय जाने के बाद जो दूसरा टाइम आया, वो कॉलेज में जाके बेंगलोर में पढ़ा और वहां से डिग्री लिया और अभी बहुत अच्छा सक्सेसफुल लाइफ में वो काम कर रहा है। क्योंकि एक समय होता है जिस समय हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो ये समय के साथ साथ बच्चा का सब चेंज होते जाएगा। लेकिन इसमें पेरेंट्स को और एल्डर्स को अगर हम लोग अगर सेंसिटिव हो जाएंगे कंट्रोल करने में, काउंसलिंग का टेक्निक्स जानेंगे और बच्चा का अगर इससे भी नहीं हुआ तो डॉक्टर्स को इलाज कराएंगे, मेडिकल इश्यू, और ये भी देखेंगे माँ बाप घर में कि मेरा बच्चा जो है वो घर गया, वो स्कूल गया है, ठीक से खाना खाया है, ठीक से पानी पिया है, ठीक है, और रात में टाइमली उसका जितना भी सिस्टम है पढ़ने का, टाइमली वो बैग में सारा बुक्स, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, कटर सब लेके, छोटे बच्चे से लेके अप टू 13, 14 जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ये सब ठीक से जा रहा है। क्योंकि डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफ जो है, डिसऑर्गेनाइज्ड, बच्चा स्कूल में आया है लेकिन किताब छोड़ के आ गया, एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसमें मन उसका भटक जाएगा, वो ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसका मन में यह है कि कभी भी टीचर हमको डांट सकता है, बुक्स क्यों नहीं लाया, प्रिंसिपल के पास ले सकता है, डांट सकता है, बाकी स्टूडेंट्स बुक्स लाए हैं, हम बुक्स नहीं लाए हैं। तो ये है डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफ। तो ऑर्गेनाइज्ड लाइफ में अगर ऑर्गेनाइज्ड लाइफ की तरफ ध्यान देंगे, उसका बायोलॉजिकल नीड्स को हम देखेंगे, फूड, शरीर सब ठीक है, खाना खा रहा है, बायोलॉजिकल नीड्स जो है, और उसका मेंटल, उसको जो स्पिरिचुअल जो बोले हम, थोड़ा बहुत उसको हम इनकलकेट करेंगे, कुछ आइडियाज, कुछ उसको प्रैक्टिस कराएंगे, तो धीरे धीरे ये सब चीज बेटर, माने ये सब चीज आगे और अच्छा हो सकता है, ये मेरा उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर दीक्षा सिंघल। थैंक यू मैम। थैंक यू सुरिता मैम, सीकेपी लाइव और एसआईपी अबैकस। ये प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए, ये जो 3 चीज़ें हैं, बच्चों में ध्यान की कमी, चिड़चिड़ापन और बेचैनी, ये मुझे लगता है आजकल सारे ही बच्चों में है। मेरी भी बेटी है 3.5 साल की, मुझे भी लगता है हाँ ये सब है उसको। बट क्या हमको पता है कि शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे सबने बोला, द मेन कल्प्रिट हम हैं, पेरेंट्स। सर ने एक बात बोली, ADHD, मैं डॉक्टर हूँ तो वो पहले स्ट्राइक कर गया मेरे को। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन की, ध्यान की कमी होना जो एक पार्ट है हमारा, और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटी है बच्चे में, बहुत ज्यादा उछलता कूदता है, इधर उधर लटकता है। बट ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये जो हम हर बच्चे को देखते हैं यहाँ पर ज्यादा खेलता कूदता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको ADHD हो गया है। एंड ADHD कोई वैसी बीमारी नहीं है, वो मॉडिफाइबल है। अगर हम उसकी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करेंगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ, हमारे जो फॉर्मर CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के, बिल गेट्स, वो ADHD हैं डायग्नोस्ड।
तो अगर वो उनकी जो हाइपर एक्टिविटी थी उन्होंने सही जगह चैनलाइज करी और आज वो मिलियनेयर हैं, बिलियनेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने सारी चीज करी। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन, E = mc², उनका नाम सुनते ही सारे फिजिक्स के रूल्स याद आते हैं। मैं फिजिक्स से बहुत डरती थी, अभी भी डरती हूँ, बहुत कांप जाती हूँ, बट फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, उन्होंने अपनी वो जो हाइपर एक्टिविटी है सही डायरेक्शन में लगाई एंड उसको चैनलाइज किया एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। हम अगर बोलें बच्चा बहुत ज्यादा खेलता कूदता है, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज पे आए, माइकल फेल्प्स जो ओलंपियन है, स्विमर हैं, वो ADHD डायग्नोस्ड हैं। इवन एक USA की बाइल्स, आई डोंट रिमेम्बर उनका फर्स्ट नेम, साइमन बाइल्स, जिमनास्ट हैं, शी वॉज डायग्नोस्ड विथ ADHD व्हेन शी वॉज वेरी यंग, 9 years old। एंड वो बोलती हैं ये चीज कि वो जो हाइपर एक्टिविटी है मेरे अंदर, दैट गिव्स मी एन एक्स्ट्रा एज, वो हेल्प करता है मुझे वो गेम्स जीतने में, बिकॉज मैं उतनी हाइपर एक्टिव हूं। तो बस यही चीज है, बच्चे की वो जो हाइपर एक्टिविटी है हम उसको सही जगह चैनलाइज करें, ना कि उसको रोक दें। अगर बच्चा खेल रहा है, मेरी बेटी है, बहुत लोग बोलते हैं आपकी बेटी इधर चढ़ जाती है, कूद जाती है, आपको डर नहीं लगता? अरे क्यों, मैं अपनी बेटी को यहाँ पे जिम्नास्टिक्स के लिए ले जाती हूँ। पहले भी हुआ कि बेटी आपकी बहुत छोटी है, 3 साल की है, कैसे करेगी? कुछ नहीं, जाएगी, जंप करेगी, दौड़ेगी, जब घर में दौड़ती है वहां पे दौड़ेगी, अंडर सुपरविजन होगा, अंडर गाइडेंस होगा, क्या पता वो भी हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करे आगे जाके। वहां बहुत सारे बच्चे आते हैं, बट मुझे नहीं लगता, चक्रधरपुर के बहुत लोगों को ये पता भी है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा स्टेडियम है जहाँ पे जिम्नास्टिक्स होता है, जहाँ प्रॉपर कोच हैं, बॉक्सिंग होती है जहाँ प्रॉपर कोच हैं। हमको सिर्फ फुटबॉल क्रिकेट पता है जो ग्राउंड में दिखता है, या हम टीवी पे बहुत फेमसली देखते हैं, बट ये सब नहीं पता है। गलती हमारी कहीं ना कहीं आती है कि हम उस चीज को चैनलाइज नहीं करते प्रॉपर। सबसे इम्पोर्टेंटली हम बोल देते हैं मोबाइल टीवी उसने बिगाड़ा। पहली चीज, मैं यहाँ पे जितने पेरेंट्स बैठे हैं, इंक्लूडिंग आज मैंने भी, जब ये टॉपिक मुझे मिला था तो मैंने अपना स्क्रीन टाइम चेक किया कि हमारा स्क्रीन टाइम कितना है। यहाँ पे पता है किसी को नॉर्मल, या बोलते हैं कि एक रेंज होती है कि हाँ इतना स्क्रीन टाइम इज फाइन, एडमिसिबल। किसी को पता है कितना है? किसी को भी एक आइडिया? इट इज बेसिकली 2 to 3 hours या मैक्सिमम 4 hours। अगर आप हाफ डे पे जाओगे तो आई कैन बेट यहाँ पे 3 hours से ऊपर हर किसी का चला जाएगा। हम रोल मॉडल्स हैं अपने बच्चों के, हमको देख के बच्चे सीखते हैं, करते हैं। हमारा खुद का जो स्क्रीन टाइम है वो 3 hours हाफ डे के ऊपर निकल जाता है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमको ना फॉलो करे। हम चाहते भी हैं कि बच्चा हमको फॉलो करे जैसा हम कर रहे हैं, और एक तरफ हम नहीं भी चाह रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। जो हम उससे चाह रहे हैं हम वही उसको डेमोन्स्ट्रेट करें। पॉपकॉर्न माइंड, कभी आप लोग ने सुना है पॉपकॉर्न ब्रेन? बेसिकली जिससे पॉपकॉर्न पॉप करता है, कितना सेकंड लगता है? 10 से 12 सेकंड। घर पे सबने पॉपकॉर्न बनाया, बाहर भी देखा है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू डिजिटल स्टिमुलेशन। जैसे रील्स होती हैं 10 से 12 सेकंड की, वहां पे जब वो स्क्रॉल करते हैं ना 10 से 12 सेकंड, बस उतना ही अटेंशन स्पैन बचा है बच्चों में हमारे, तो क्या हो जाता है, ध्यान की कमी हो जाता है। और वो जब स्वाइप नहीं होता है ना तो चिड़चिड़ाता है, अरे हो नहीं रहा मम्मी, हो नहीं रहा है मम्मी, हो नहीं रहा है, आगे नहीं हो रहा, अब क्या करना है? तो ऐसा नहीं है कि हम उससे मोबाइल छीन ले या टीवी छीन ले, उसमें हम क्या बेटर कर सकते हैं? हम टेक्नोलॉजिकली उसे बैकवर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चे को। उसमें ये बेटर कर सकते हैं कि जैसे सर लोगों ने बताया रिलीजन के बारे में, हम रिलीजन से रिलेटेड कुछ लगा दें वहां पर, या फिर कुछ ऐसा जो उसको एजुकेशनली हेल्प करेगा या उसको क्यूरियोसिटी जनरेट करेगा, स्पेस के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में। दुनिया बहुत बड़ी है, गेम्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कुछ भी पॉजिटिव। बेसिक थिंग इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हम उससे कुछ छीने नहीं, हर चीज में जैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसमें भी पॉजिटिव है, हम उसको पॉजिटिव दें, तो वो चीज करें। अब जैसे एक चीज होती है वैल्यू ऑफ ग्रेटिफिकेशन, वैल्यू ऑफ डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन इज जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है और हमको बहुत खुशी मिलती है, वी गेट प्लेजर। अब मेरा जो टाइम है या आप सबका भी, आप लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, हम लोग को चॉकलेट्स, नए कपड़े, नए खिलौने कब मिलते थे? जब बर्थडे होता था, हम लोग का रिजल्ट अच्छा आता था, हम लोग का घर पे कोई फेस्टिवल होता था या कोई शादी है तब नए कपड़े मिलते थे। अभी हर वीक देते हैं। इवन मैंने भी ये किया है, आई एडमिट मैंने भी किया है, बट आई हैव स्टॉप्ड इट नाउ।
जैसे रिसेंटली मेरी बेटी ने बोला 1-1.5 महीने पहले, मुझे बड़ी वो कार, बैटरी ऑपरेटेड कार चाहिए। मैं दिला सकती हूँ, आज उठ के जाऊंगी दिला दूंगी, आप लोग भी दिला सकते हैं। किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। बट नहीं, यहीं पर प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि आप एक बार जब उसको मना कर देते हो, उसके बाद वो चिड़चिड़ करता है, क्योंकि पहले आपने हर चीज दिलाई उसको, बोलने के पहले दिला दी, अब बोलने के बाद आप नहीं दिला रहे हो, बोल रहे बाद में। तो इसमें जैसे मेरी बेटी ने मांगा तो मैंने क्या किया, उसको एक गुल्लक ला के दिया। मैंने बोला बेटा एक काम करते हैं, अभी मम्मी के पास उतना सारा पैसा इकट्ठा नहीं हुआ क्योंकि वो तो बड़ी कार है ना, तो व्हाट विल डू, हम थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें जमा करेंगे। तुमको आज चॉकलेट खाने का मन करेगा ना, तो वो 10 रुपए की चॉकलेट खाने की जगह वो 10 रुपए गुल्लक में डालेंगे। एंड उसका बर्थडे है जून में। हमने बोला अभी 2-2.5 महीना है, 3 महीना है, मुझे लगता है सफिशिएंट हो जाएगा बेटा। और अगर बाई चांस नहीं होगा तब देखते हैं क्या करना है, थोड़ा और वेट कर लेंगे कैसे क्या करना है। और हो सकता है ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए तो कार के साथ हम बाइक भी ले लें या कोई और चीज भी ले लें। वहां पे हमको डिले करना होगा थोड़ा सा, ताकि वो जो चिड़चिड़ापन हम लोग खुद डेवलप कर देते हैं या बेचैनी हम खुद डेवलप कर देते हैं, वो हम लोग ना करें। मैं अपने पर्सनल एग्जांपल्स आपको साथ में दे रही हूँ, क्योंकि बाकी चीजें ऑलमोस्ट सबने बोल दिया और हमको बहुत अच्छे से गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं ताकि हम अपनी पर्सनल हम लोग कैसे डील करते हैं। मैं भी बहुत सारी चीजें सीखी हूँ सर लोगों से, मैम से, तो वही चीजें मैं अपने पर्सनल बता रही हूँ कि रिसेंटली क्या हुआ। एज अ डेंटिस्ट जब मेरे पास आते हैं पेरेंट्स बच्चों को लेकर, आई वुड से कि अभी मैम से ही बात हो रही थी मेरी, एक 2 साल का बच्चा आया था अपने पेरेंट्स के साथ दांत का इलाज करवाने के लिए। मैं फर्स्ट डे अवॉइड करती हूँ बच्चे का ट्रीटमेंट, मैं उसको काउंसिल करती हूँ, उसको कंफर्टेबल बनाती हूँ अपने साथ, कि उसको डर ना बैठे, जो हम बोलते हैं व्हाइट कोट फियर, डॉक्टर से डर होता है, या फिर जो पेरेंट्स डरा धमका के लाते हैं कि इंजेक्शन लगेगा और हमको बहुत घंटे लग जाते हैं उसी काउंसलिंग में, वो सब प्लीज मत करिएगा आप लोग कभी भी। हम ऐसा नहीं कि इंजेक्शन लगाते ही हैं, बहुत तेज लगाते हैं, तो वहां पे हमको प्रॉब्लम होती है। वो बच्चा बेचैन होकर आता है हमारे पास, फिर चिड़चिड़ भी करता है, और फिर हम बोलते हैं हमारा बच्चा चिड़चिड़ करता, बेचैन करता, किया आपने है, मत करिएगा वो। एंड दैट 2-year-old किड के जो फादर थे उन्होंने मुझे बोला कि आपको पता है मैडम, मेरा बच्चा 2 साल का है, उसको 1 to 50 आता है और A to Z पूरा आता है, और वो ट्यूशन जाता है। आई वॉज शॉक्ड, लिटरली आई वॉज शॉक्ड। मैंने डेंटल ट्रीटमेंट बाद में उसका देखा कि क्या है प्रॉब्लम, पहले उनकी काउंसलिंग करी, उनसे पूछा 2 साल का बच्चा आपने ट्यूशन क्यों भेजा, स्कूल क्यों नहीं, बिकॉज स्कूल वाला ले नहीं रहा था। एंड उनको बड़ी खुशी थी, गर्व था कि 1 से 50 तक आता है और A to Z आता है। वहां पे आपने बच्चे के लिए वहीं से कंपटीशन शुरू किया, वहीं से बेचैनी शुरू करी, वहीं से घबराहट शुरू करी। नहीं करना, इतना प्रेशर नहीं डालना है। मुझे सबसे अच्छी चीज जो रोलिंग स्टोन एकेडमी की लगती है, जब मेरी बच्ची गई थी ना, तो एक बार मैम का कॉल आया था मेरे पास, आई रिमेम्बर, वहां पे डेंटल कैंप लगना था, बट उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैम आप आइएगा। मैं डरते हुए गई और मैंने मैम को ये पूछा, मैम कुछ मेरी बेटी ने कर दिया कि, क्योंकि वो बहुत बदमाश है। तो बोली वो, मुझे बदमाश बच्चे पसंद हैं, मेरे स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, पहले उनके अंदर जो एक्टिविटीज हैं या जो उनका अपना एक बोल सकते हैं पॉजिटिव चीज है, हम चाहते हैं वो निकले, और पढ़ाई साथ में हो जाएगी, बैठना सीख जाएगा। दैट वॉज वेरी पॉजिटिव। मैं सीरियसली उस टाइम पे जब गई थी अपने घर से वहां तक 15 मिनट में उस डर में थी, आज मेरी बच्ची कुछ तोड़-फोड़ करके आई है, बट इट वॉज सो रिलैक्सिंग फॉर मी कि एक प्रिंसिपल स्कूल की मुझे ये बोली है। तो वहीं से शुरू होता है। बेसिकली अब हम आते हैं फूड पे। जब फूड की बात करते हैं, अब हम देसी खाना छोड़ के विदेशी पे आ गए हैं, और जो विदेशी लोग हैं वो देसी पे आ गए हैं। पहले जैसे मेरा जब टाइम था, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, तो हमारे लिए जो वीकेंड फीस्ट होता था वो होता था छोला भटूरा घर का, डोसा, लिट्टी चोखा, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो हमारे लिए वीकेंड फीस्ट होता था। आजकल के लिए वीकेंड फीस्ट होता है बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, मंचूरियन। ये बुरी चीजें नहीं है, बट वो होना चाहिए मंथ में एक बार। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, मेरी बेटी भी खाती है, सब है, बट मंथ में एक बार, बिकॉज न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है। जैसे मेरी बेटी अगर पिज्जा मांगती है फ्रीक्वेंटली, मैं क्या करती हूँ, एक रोटी बनाती हूँ, उसके ऊपर वो वेजिटेबल्स लगाती हूँ, थोड़ा सा चीज डालती हूँ, एंड उसको बोलती हूँ ये देखो ये वाला थिन क्रस्ट पिज्जा है। अब जब वो मांगती है मुझसे नूडल्स, तो मैं क्या करती हूँ, मैं नमकीन सेवई बना देती हूँ, उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल के। तो वो चीजें हैं। ब्रेकफास्ट मेरे पास ऑलमोस्ट 14 to 15 आइडियाज हैं, डिफरेंट मैं रोज बनाती हूँ। आप एक ही खाना बच्चे को दोगे, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। कितने लोग हैं यहाँ पे कि वो लोग अपने बच्चे को, मैंने देखा एक पेरेंट को सुना था
कि वो बोल रहे थे मेरा बच्चा बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वो काला हो जाएगा धूप में। आई वाज लाइक अच्छा, मेरी बेटी गोरी है बट वो धूप में जाती है। और वो एक्चुअली अभी जो अलार्म बज गया था मेरे फोन में, दैट वाज कि 4:30 से मेरी एक्सरसाइज होती है, वो साथ में एक्सरसाइज करती है और 15 मिनट उसके पहले हम लोग खूब मस्ती करते हैं या एक योगा करते हैं। योगा इज नॉट कि हम वो स्ट्रेचेस कर रहे हैं, प्रॉपर मेडिटेशन, ओम बैठ के कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज दैट काम्स डाउन द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड। तो वो अलार्म उस चीज का था। तो हम लोग को अपने साथ बैठा के वो चीजें करनी है। वो अलार्म इसलिए था क्योंकि हाँ, हम लोग बहुत बिजी होते हैं, सबके अपने अपने काम हैं, जस्ट एज अ रिमाइंडर वो था। मैं कोशिश करती हूँ उसको रोज शाम को साइकिलिंग ले जाऊं, नहीं ले जा पाती तो छत पे ले जाती हूँ, वो नहीं होता तो वॉकिंग होता है। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। हम ब्लेम करते हैं कि वो जो रेलवे का ग्राउंड है वहाँ डिज्नीलैंड मेला लग जाता है। क्या मेला जरूरी नहीं है? मेरे यहाँ जब मैं थी ना तो दशहरे में खूब मेला लगता था, मतलब 1-1 महीना 2-2 महीना, और हम लोग रोज जाते थे झूला झूला अपने पेरेंट्स के साथ। अगर आप वो मेला हटा देंगे तो बॉम्बे और दिल्ली में क्या फर्क रह जाएगा, चक्रधरपुर में? उनके बच्चों को नहीं पता मेला क्या होता है, झूला नहीं पता है। वो लोग मॉल में जाते हैं, वो मॉल में स्लाइड्स झूलते हैं जहाँ पे एकदम क्लीन होता है, एंड देन वी ब्लेम कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। अरे मिट्टी में लौटने दो ना बाबा उसको, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम धूप में नहीं जाने देते, विटामिन डी नेचुरल नहीं देते, फिर हम लोग दवाई की शीशियां पिलाते हैं। क्यों? विटामिन डी डेफिशिएंसी से रेस्टलेसनेस अपने आप होती है, बेचैनी अपने आप होती है। हमने उसको धूप में जाने नहीं दिया क्योंकि वो काला हो जाएगा, और हमने उसको क्या दे दिया? चिड़चिड़ापन, बेचैनी। और फिर हम आके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नहीं, इसको खेलने दीजिए। अभी होली गई है, मुझे बताइए कितने लोगों ने वैसी होली खेलने दी अपने बच्चों को जैसे हम खेलते थे? मैंने अपने बच्चों को खेलने दी। पड़ोस की एक आंटी थी, वो बोली बेटा उसको सर्दी हो जाएगा, उसको बहुत सर्दी होता है वैसे भी। मैं कहा कोई बात नहीं आंटी, हल्दी का दूध दूंगी मैं उसको, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। उसको अदरक और शहद मिलाकर दूंगी मैं, देखते हैं कैसे होगी। टच वुड कुछ हुआ नहीं तो वो आंटी बाद में मेरे को और गाली देती। बट खेलने दीजिए बच्चों को, करने दीजिए। द ओनली थिंग इज पॉजिटिव जगह पे लगाइए उनको। आई सपोज सारी चीज, हाँ एक चीज है नींद। एक वेब सीरीज अभी आई है नेटफ्लिक्स पे, आई सपोज नेटफ्लिक्स ही है, एडोलेसेंस करके। उसका जो है जो क्रक्स अगर मैं बोलूंगी उसमें यही है कि जब हम रात में सोते हैं, बेड टाइम के पहले हम लोग मोबाइल ना देखें, ना बच्चों को दें ना हम देखें। और जब बच्चा देख भी रहा है तो उसके बाद उसके साथ डिस्कस करें, बेटा आज तुमने क्या देखा मोबाइल पे। तो उससे आपका भी एक बच्चे के साथ बिल्डअप होता है रेपो, प्लस एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ मेरी मम्मी पापा ना मुझसे मोबाइल छीन नहीं रहे हैं। एक वो ट्रस्ट डेवलप होता है, और कहीं ना कहीं हम भी कंट्रोल कर रहे हैं। सेटिंग्स कंट्रोलर्स आते हैं जिसमें आप क्या चाहते हो बच्चा क्या देखे, वो चीजें लगाइए। टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड मत कर दीजिए, जैसे छीन मत लीजिए मोबाइल, उसको यूज करने दीजिए, बट सही चीजें लगाइए। अब मेरी बेटी ने एक रील देखी थी पहले, एंड उसने वो हाथ पैर ऐसे पटकते हुए बोला था चाहिए तो चाहिए, सीख लिया वहां से। अब उसको ये समझ में आया कि मुझे पानी भी चाहिए मम्मी से, तो मुझे ऐसे ही करके मांगना है। जब पहली बार उसने मांगा तो मुझे समझ नहीं आया, देखा कहाँ से उसने। फिर मैंने उसको बैठा के पूछा तो उसने बताया उस रील में था, वो कौन सी दीदी उसने नाम बताया, उसने ऐसा किया। तो बैठ के मुझे काउंसलिंग करनी पड़ी कि बेटा ऐसा नहीं है। एंड देन अभी वो स्टॉप हो गया है। कभी कभी होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसको वैसे ही हाथ पैर झटक के बोलती हूँ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मम्मी नहीं देगी तो नहीं देगी तो नहीं देगी। हम लोग को ऑल्टरनेटिव्स निकालने पड़ेंगे, और ये भी याद रखना पड़ेगा कि अगर हम शेर हैं तो हमारे बच्चे सवा शेर हैं। हम लोग को प्रेगनेंसी के टाइम इतना डीएचए खिलाया ना कि हमारे बच्चे बहुत ब्रेनी हैं, तो हमको भी नए नए ऑल्टरनेटिव्स निकालने पड़ेंगे। एंड लास्टली मैं ये बोलूंगी, जैसे हम बच्चों से चाह रहे हैं पेशेंस, बेचैनी ना हो उनको, हमको भी पेशेंट होना पड़ेगा। कुछ चीजें उनको अलाउ करनी पड़ेंगी। नॉट एवरी डे कैन बी परफेक्ट, हर दिन परफेक्ट नहीं होता, किसी दिन उनको रील्स भी देना पड़ेगा, इट्स ओके। और एवरी शू या एवरी साइज डज नॉट फिट ऑल। मेरे लिए हो सकता है मेरा बच्चा वो चीज फॉलो कर रहा है, आपके लिए नहीं करेगा, आपके लिए दूसरा ऑल्टरनेटिव होगा। डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, डोंट बी टू हार्श ऑन योर किड्स। बस इतना है कि हम उसको पॉजिटिवली कैसे करें उस चीज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपने जो कहा ये कि हम लोग बहुत इतना सारा डीएचए इनटेक किए हैं कि हमारे बच्चे बहुत, आज के बच्चे जो है हमसे आगे है सोच में।
मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग इजी नहीं है। मैं 2 मिनट बस अपना कुछ बोलना चाह रही थी इसी, क्योंकि मैम बोल रही थी तो मुझे भी ये बात आई कि एज अ पेरेंट हमें सबसे बड़ा सब्जेक्ट हमारा है ना, हमारा बच्चा। तो उस सब्जेक्ट को समझने के लिए उसको स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस सब्जेक्ट से हम लोग प्यार करते हैं, हम लोग उससे सब्जेक्ट को हम लोग पूछते थे ना बचपन में कि क्या फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो फेवरेट सब्जेक्ट वो है जिसे हमें पसंद है वो सब्जेक्ट। तो ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है जिसको अपना बच्चा पसंद ना हो। तो मेरा ये कहना है कि आपके बच्चा है, आपको सबसे ज़्यादा उसको स्टडी करना है। कोई एक्सपर्ट आपके बच्चे को उतना नहीं जानता जितना आप उसको जानते हैं। हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स गाइड कर सकते हैं, लेकिन एज अ पेरेंट आप ही हैं जिसमें फुल मार्क्स लाना है अपने बच्चों को स्टडी करके। सर नेक्स्ट हमारे साथ हैं श्याम तिवारी जी। Respected Director, Abacus Academy, panelists, guardians, teachers, and CCTV live, and the people who are looking over us, they are also present here for me. अभी तक आपने कई लोगों से अच्छी अच्छी बातें बच्चों में पाई जाने वाली कमियों के ऊपर सुना। मैं थोड़ा कुछ अलग हटकर कहना चाहता। इससे पहले कि मैं इस सब्जेक्ट पर कुछ बोलूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि 2016 से लेकर के 2016 से लेकर के 2022 तक मैंने इंडिया के लगभग 400 स्कूलों से ऊपर विजिट किया है। बड़े बड़े स्कूल, छोटे स्कूल, जिन स्कूलों में कहीं हॉर्स राइडिंग है, उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी जो अपना रहे हैं, वैसे स्कूल भी। तो मेरा काम बिजनेस का था, तो मैंने स्कूल में जाकर बिजनेस ही नहीं किया। क्योंकि मैं अपने समय में कभी यूनिवर्सिटी कैप्टन रह चुका हूँ वॉलीबॉल में, तो मेरा स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा लगाव था। दूसरी बात, मेरी जितनी लिखी हुई किताबें हैं वो ज़्यादातर बच्चों पर है। एक किताब मेरी पब्लिश हुई है, झारखंड की बालोपयोगी कहानियाँ। इसमें मैंने गरीब घर के बच्चे अपनी मेहनत से, लगन से, इतनी खामियां होने के बाद भी वो कैसे IAS, IPS या बैंक मैनेजर बनते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें है। दूसरी मेरी एक किताब है अर्जुन नाम की, जिस पर फिल्म बनने के लिए बातचीत चल रही है। वो भी एक 14 साल बच्चे की कहानी है। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद मेरा ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किया या जहाँ तक सोचा भी, बच्चा मेरे टारगेट में रहा। और इन 400 स्कूलों में मैंने गार्जियंस, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और बच्चों के बीच में क्या क्या बातें होती हैं, उनके मन में क्या क्या आशाएं, आकांक्षाएं उठती हैं, इनको जानने की कोशिश की है कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे के गार्जियन क्या चाहते हैं, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, टीचर्स क्या चाहता है। टीचर्स क्या चाहता है, स्कूल क्या चाहता है। ये सारी चीज़ें यदि आप ध्यान में रखना चाहते हैं तो जो मेरा अनुभव है वो बता रहा हूँ आपको। बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी क्लासें, हायर पोजीशन में आने वाले बच्चे, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन मार्क्स वाले वहाँ एडमिशन लेते हैं।
एक भिलाई का स्कूल था, मिस्टर जाकारिया प्रेसिडेंट ये थे, प्रिंसिपल थे। तो उनका नियम था कि अबव 60% जो बच्चे हैं वही उसमें एडमिशन ले सकते थे, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे स्कूल बने, सरकारी स्कूल बने, प्राइवेट स्कूल भी छोटे छोटे बने। आप देखिए नज़र उठा करके, सारे स्कूलों में कंपटीशन है, स्कूलों में कंपटीशन, टीचर्स के बीच कंपटीशन, गार्जियन के बीच कंपटीशन, बच्चों के बीच कंपटीशन। जब कोई गार्जियन अपने बच्चे को किसी अपने पड़ोसी से 2 नंबर कम लाते हुए देखता है तो वो भूल जाता है कि मेरा बच्चा है, उसको फील होता है कम्प्लेक्स। उस बच्चे को डांटता है, बोलता है तुम्हारा 2-2, 3-3 ट्यूशन है, ये है वो है, तुम्हारी हर फैसिलिटी हम पूरी कर रहे हैं, फिर भी तुम उससे इतना नंबर क्यों लाए। अब हम लोग जड़ में आ रहे हैं। ये जो बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, इसके पीछे रीजन हम लोग खुद हैं, लेकिन गार्जियन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं तो गार्जियंस को भी कहूँगा, स्कूल को भी कहूँगा, टीचर्स को भी कहूँगा। एक बच्चा कैसा होता है, आपने देखा होगा कुम्हार के यहाँ जो मिट्टी को सान के गोला बनाता है और मिट्टी इस रूप में तैयार होती है। अब उसके दिमाग में आता है कि इस मिट्टी से मैं क्या बनाऊं, सुराही बनाऊं, घड़ा बनाऊं, प्लेट बनाऊं या दिया बनाऊं। ठीक वही रोल कुम्हार का घर में पेरेंट्स करते हैं। बच्चा हुआ, उसकी देख रेख हुई, खान पान हुआ, रहन सहन हुआ। उन्हें पता है कि द ऑलमाइटी हैज गिवन 3 सुप्रीम पावर्स टू दिस माय बॉय। फर्स्ट फिजिकल, सेकंड मेंटल एंड थर्ड स्पिरिचुअल। अगर बच्चे में ये तीनों पावर विद्यमान है तो उनको उजागर करने के लिए पेरेंट्स जिम्मेवार है। पेरेंट्स आगे आना चाहिए कि वो साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी कैसे रखेगा। उसके लिए उसको फिजिकली तैयार करो। वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसके शरीर में कौन सा खाना लगेगा, कौन सा खाना उसको नुकसान करता है। आप पेरेंट उस समय डॉक्टर बनिए। उसको बच्चे को सर्दी हो गई, आप ये डॉक्टर के पास पहुंच गए, बच्चा सर दिखे ना, बहुत सर्दी है। आप फील कीजिए उसको सर्दी क्यों हुई। वहां आप नहीं जाते हैं। बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, वहां आप नहीं जाते हैं। कम मार्क्स ला रहा है, आप वहां नहीं जाते हैं। लेकिन सारी चीजें आप जो है बच्चों पर निकालते हैं। टीचर्स, अगर रिजल्ट खराब हुआ स्कूल का, बदनामी होगी, इतने बच्चे फेल हो गए या इतने बच्चों में फलाने स्कूल से ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं लाए, वो स्कूल के बच्चे इतने फर्स्ट डिवीजन पास हुए, ये हमारे स्कूल में इतना कम हुआ क्यों। ये सारी बातें जो हैं आज एजुकेशन को एक गलत रास्ते पर ले जा रही हैं। मेरा ख्याल है आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, मैं अपने जीवन के अनुभव को आपके सामने में रख रहा हूँ। हो सकता है आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। मैंने जो देखा है पूरा हिंदुस्तान, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, सारी जगह अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे गार्जियंस, अच्छे अच्छे बच्चे। इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, बच्चे कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं, उस रास्ते पर क्या हमको करना है, इन बारे में सोचने के लिए पहले आप बच्चे को फिजिकली फिट कीजिए। उसके बाद दिमागी तौर पर उसको जो आप दे सकते हैं, राइट वे, राइट मैनर, ये बेटा ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा, ये चांद है, ये सूरज है, ये यहाँ से रोशनी आती है। आप बचपन में बच्चों के साथ बच्चा बन करके खेलिए।
और आप देखिए कि बच्चा अपने दिमाग और कुछ डेवलप कर रहा है या नहीं। वही रोल उसकी माँ को भी चाहिए। माँ आती है, बेटा क्या खाएगा? बोला नहीं, बर्गर खाएंगे। तो बर्गर खाने से क्या नुकसान है, क्या फायदा जानता है बेटा? माँ को पढ़ना होगा कि बर्गर का उपयोग क्या है, उससे आप कितना एनर्जेटिक फूड, कितना एनर्जी ले सकते हैं, कितना विटामिन ले सकते हैं। पिज्ज़ा है, कुरकुरे है, लेज है, ये बाजार में 5 रुपए वाली बिकने वाली चीज़ें आपके बच्चे को कोलेस्ट्रॉल और सोडियम से पूरी तरह से भरपूर कर रही है। इन सब चीज़ों के पीछे में बच्चा रो रहा है, माँ उससे पीछा छुड़ाने के लिए, जा बेटा कुरकुरे ले आ, जा लेस खा ले। इस तरह की भावना आज के गार्जियनशिप में, पेरेंट्स में बहुत तेजी से फैली है। सब कुछ होने के बाद भी उनके मन में ये रहता मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट करे। कैसे करेगा? आप गलत रास्ते पर बच्चे को ले जा रहे हैं, उसको रोक नहीं रहे हैं, खान पान में ध्यान नहीं दे रहे हैं, रहन सहन में ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसका सर्कल कैसा है उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो टीचर पढ़ाते हैं उसमें क्या खामियां हैं, क्या नहीं है, टीचर्स आपको आके बताती है, उसको आप फॉलो करते हैं नहीं करते हैं। कोई भी, जैसे आपने बच्चे को भेज दिया, कोई भी टीचर नहीं चाहेगी कि उसका कोई भी क्लास में बच्चा पीछे रह जाए। मेहनत करती है, संघर्ष करती है, समय देती है, इसके बावजूद भी अगर कुछ कमी होती है तो टीचर गार्जियन को बुला करके कहती है कि जरा आप भी बच्चे का ख्याल रखिए। इस तरह से ये जो तालमेल है टीचर्स और गार्जियन के बीच में, ये तेजी से बढ़ना चाहिए। हर बच्चे के बारे में टीचर्स को, अपनी क्लास टीचर को मालूम होना चाहिए कि किसमें कितनी एबिलिटी है। ज़्यादा एबिलिटी वाले बच्चे को आप एकदम सामने रखते हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत करते हैं। पीछे रहने वाले बच्चे धीरे धीरे नेग्लेक्ट होते जाते हैं। इसलिए टीचर्स को चाहिए कि सबको समान रूप से देखे, समझे, परखे, और अगर कुछ कमी किसी में दिखती है तो उसको दूर करने का उपाय करें। तो आप बच्चों में ट्रेस देख रहे हैं ना, चिड़चिड़ापन देख रहे हैं। सिर्फ ये तीनों चीज़ों को लेके जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे इन्हीं बीमारियों से ग्रसित हैं या पीड़ित हैं। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जैसे भाई साहब ने धर्म को लेके कहा, मैडम ने भी कुछ कहा था। एक बच्चा स्कूल से आता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ टीचर ने पूछा हु इज रामा। उस समय उसकी माँ कोई शो देख रही थी टीवी में। बोली, बेटा आई एम सो बिजी, यू प्लीज गो टू योर फादर। बच्चा माँ को छोड़ के फादर के पास जाता है। अब फादर क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में ऑफिशियल जो वर्क है वो कर रहे हैं, बहुत बिजी है। बोलता, पापा पापा कैन यू टेल मी हु इज रामा? Oh, my son, I'm so busy. I have got a lot of work. You please go to your grandpa. Okay. वो अपने दादा के पास जाता है, पूछता है, दादाजी, do you know who is Rama? Yes, बेटा, please come sit down. और उनके दादा रामचरितमानस और वाल्मीकि की रामायण, ये दोनों का निचोड़ उसके सामने में रखते हैं। बच्चा एक सवाल करता है दादा से आखिरी में, दादाजी दादाजी कैन यू टेल मी? क्या बेटा? बोला, यू आर मोर क्वालिफाइड देन माई पेरेंट्स। यू आर मोर क्वालिफाइड देन माई पेरेंट्स। यहां पर दादा का क्या जवाब होना चाहिए और आप लोगों का क्या जवाब होना चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा। बातें तो बच्चों पर बहुत सी हैं, बहुत करने के लिए समय भी काफ़ी है, काफ़ी लोग और भी होंगे शायद, लेकिन लास्ट में मेरी एक ही विनती है
कि बच्चों को जैसा आप बनाना चाहते हैं ये गार्जियन के, पेरेंट्स के हाथ में पहला है, दूसरा टीचर्स के हाथ में है, तीसरा उसका जो सर्कल है, किनके साथ उठता है, बैठता है, खेलता है, क्या करता है, ये उसका तीसरा था। इन तीनों सर्कल के बीच में अगर पॉजिटिविटी बच्चे के साथ जुड़ती चली जाती है, वही बच्चा आगे चलकर एक अच्छा नागरिक, एक IAS अफसर, एक आर्मी का कमांडर, कुछ भी बन सकता है। तो मेरा आप सभी गार्जियन, टीचर्स और सभी पैनल जितने हैं, कुछ सोचेंगे नहीं, ये अनुभव आदमी को एक स्कूल से नहीं 400-500 स्कूल से मिला, वो मैंने आपके सामने शेयर किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आप जो बोल रहे थे कि पेरेंट्स का भूमिका बच्चों के जीवन में, इस पे मैं भी एक छोटी सी स्टोरी बोलूँगी। मैं पहले यहाँ बहुत कोई जानते हैं कि मैं पहले रेलवे में काम कर चुकी हूँ। 20 साल मेरा रेलवे में अनुभव है और 2023 में मैंने VRS ले लिया था। तो मेरे बहुत से दोस्त हैं रेलवे में जो TT है, और बच्चे जब ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, पेरेंट्स जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको एक चीज़ कॉमनली बोलते हैं, बैठ जाओ नहीं तो TT अंकल आ जाएंगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे और संजोग से मेरे ही एक दोस्त उसमें वो कंडक्टर थे, उनका नाम रोहित है। तो वो बैठ के मेरे सामने वाले एक दूसरे पैसेंजर थे, वो अपने बच्चे को ऐसे ही बोले, देखो TT अंकल अभी डांटेंगे, तुमको उतार देंगे। तो ये बैठा और ये बोला कि इसके मम्मी आप हैं और पिताजी ये हैं, TT अंकल को बीच में क्यों ला रहे हैं? TT अंकल अगर आपके पास टिकट्स है तो आपके बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, बेटा हम आपको कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे आपके पेरेंट्स करेंगे। और मेरा नाम लेके मैंने दोनों पेरेंट को बोल दिया, पूरा डांट दिया एकदम जोर से, मेरा नाम लेके बच्चे को मत डराइए, नहीं तो बड़ा होके क्यों वो हमेशा ये जो बोला जाता है काला कोट से डरते हैं, डॉक्टर से डरते हैं, सुई लगा देंगे, हॉस्पिटल ले चलो, हाँ नहीं तो ना इंजेक्शन लगा देंगे। तो ये सर जब बोल रहे थे कि पेरेंट्स का जिम्मेदारी कितना बड़ा है, तो मुझे उसी का याद आया, वही वाला कहानी। तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा शेयर करना चाहिए कि वो भी अपना दुख बता दिया कि भाई हम भी इंसान हैं, हर बच्चा हमसे डरेगा तो कैसे चलेगा। तो हम लोग SIP एबेकस में बच्चे को कुछ कुछ चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ बहुत कोई है जो ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे वो लोग कैलकुलेट करते हैं, बहुत फास्ट करते हैं, लेकिन उसके पीछे हम लोग कुछ और सिखाते हैं जो जनरली कभी सामने नहीं आता है। आज मैम को मैंने इनवाइट किया स्पेशली इस फंक्शन में, यही बताने के लिए। हमारा जो पूरा फंक्शन ये है, प्रोग्राम है SIP एबेकस एंड ब्रेन जिम। तो ये ब्रेन जिम एक बहुत बड़ा पार्ट है एबेकस को सफल करने के पीछे, लेकिन उस ब्रेन जिम को हम लोग थोड़ा सा बैकफुट में रखते हैं, क्योंकि पेरेंट सर जैसे बोले कितना मार्क्स लाया, तो हम लोग इसलिए एबेकस को फ्रंट फुट पे रख देते हैं, क्योंकि वही मार्क्स ला देता है। लेकिन वो मार्क्स कैसे आता है, वो ब्रेन जिम से आता है। और मैम आज वही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा हमें और विस्तारित रूप से बताएंगे। मिसेस सुरिंदर सैनी। Thank you, Surita. So, all the respected panelists, आप सभी बुद्धिजीवी, बहुत अच्छा आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने विचार शेयर किए हैं सभी ने, और जितने पेरेंट्स और ऑडियंस यहाँ है, आप सबका भी अभिनंदन।
ब्रेन जेम्स के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ एक पॉइंट्स जस्ट ये जो टॉपिक है इस टॉपिक पे बोलना चाहती हूँ। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक डॉक्टर्स को छोड़ के मुझे कोई भी बता सकते हैं कि कितनी नींद पर्याप्त होती है किसी इंसान के लिए? जी सर। कम से कम 8 घंटे। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि कम से कम 8 घंटे। ये 8 घंटे की नींद किसके लिए है जानते हैं? ये अडल्ट्स के लिए है, हम लोगों के लिए, अडल्ट्स। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, महीने 2 महीने का है, मान लीजिए 15 दिन का बच्चा, कितनी देर सोता है? 22 घंटे। 24 में से 22 घंटे वो सोता है, क्योंकि सोते हुए उसकी ग्रोथ हो रही है। बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो उसकी नींद से पूरी होती है। तो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, खासकर अगर हम प्राइमरी स्कूल तक के अगर बच्चों की खास करके बात करें, इवन अडोलसेंट्स ऑल्सो, उन्हें 10 से 12 घंटे की नींद होनी चाहिए सर। हमारे लिए, अडल्ट्स के लिए आपका आंसर करेक्ट है, 8 घंटे। तो 10 से 12, 10 भी मतलब ऐसे कि आजकल का हालचाल जो जैसा जीवन हो गया है, इसलिए 10 डॉक्टर्स मजबूरी में कहते हैं 12 घंटे बच्चे को सोना चाहिए, 11-12 घंटे। लेकिन एक बार विचार करके, खास करके जो यहाँ ऑडियंस में है, आप एक बार विचार करके देखिए कि कोई बच्चा कितनी देर सोता है। कोई बहुत जल्दी अगर सो गया तो 10 बजे सोता होगा। ज्यादातर बच्चे 11, 11:30 से पहले सोते नहीं रात में। मैं 10 बजे का टाइम कहती हूँ। अगर 10 बजे बच्चा सोता है, सुबह देर से देर भी उसको 5:30 तो उठना होगा स्कूल जाने के लिए। कितने घंटे हुए बताएंगे? ऑडियंस में से कोई जोर से बताएगा कितने घंटे हुए? रात 10 बजे सो के सुबह 5:30 बजे उठना, 7.5 घंटे। जो अडल्ट्स के लिए जो 8 घंटे होना चाहिए वो भी नहीं है। चलिए मैं कहूंगी 1 घंटा दोपहर में भी स्कूल से आके बच्चा सो जाता होगा। 12 घंटे की नींद नहीं तो कम से कम अगर 10 घंटे की भी नींद करनी है तो बच्चे को कितने बजे सोना चाहिए और कितने बजे जागना चाहिए, ये सोचिए। और इसके साथ में ये भी सबसे ज्यादा विचार करने की बात ये है कि अगर मान लीजिए कि आज मैं रात में कुछ 3-4 घंटे सोई हूं, कल फिर से मैं 2-3 घंटे सोऊंगी, परसों फिर से मुझे 4 घंटे या 5 घंटे की ही नींद मिली। ऐसे लगातार अगर 1 हफ्ता होगा तो मेरा स्वभाव कैसा आपको दिखेगा? दिन के समय जब मैं जाग रही हूं मेरा स्वभाव कैसा होगा? जो यहां पे लिखा है बोर्ड पे, मेरा स्वभाव ऐसा होगा, बेचैन, गुस्सा। सही है? सही है ना? आपको भी, आपकी नींद कम हो तो क्या होगा? आपको चिड़चिड़ापन होगा। तो कहीं ना कहीं हम देखिए, हम बच्चों से हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं, हम हर चीज उनको देना चाहते हैं, लेकिन बेसिक्स जो है, बेसिक को भूल जाते हैं। उसको जो ड्रेस पसंद आए वो देना है, बेसिक डेयरी मिल्क नहीं खाएंगे, हमको सिल्क चाहिए तो सिल्क देना है चॉकलेट में। जो चीज बच्चा चाहे हम सोचते हैं कि शायद वो इसकी इच्छा करेगा। अभी बच्चे ने इच्छा की नहीं है, मम्मी पापा पहले सामने परोस देते हैं। आज के समय में मम्मी पापा इतना प्यार करते हैं बच्चों को। और जैसा कि यहाँ पे कई पैनलिस्ट ने ये बात बोली कि अपने बचपन को याद कीजिए, कभी भी मांगी हुई चीज फट से नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से आज आप अपने जिंदगी में जितने भी सफल हैं, कहीं ना कहीं उस बात का श्रेय है। और एक और बात इसके साथ रिलेटेड ये है कि हमें पता था कि हमने कुछ मांगा, फट से नहीं मिलेगा, कुछ समय लगेगा मिलने के लिए।
आज के बच्चे को पता है कि मैंने जो चीज मांगी मुझे वो मिल जाएगी। नहीं तो जैसे मैम ने बोला कि वो कहीं ना कहीं से सीख लेंगे कि कैसे करके हाथ पैर पटकने हैं, कैसे रोना है। ये कारण है कि आज की डेट पे मेरी एक हैबिट है कि मैं हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। मैं टीवी पे न्यूज़ देखूं या ना देखूं, मैं न्यूज़पेपर जरूर, मेरे घर पे प्रभात खबर आता है, सुबह मेरी 7 बजे से पहले मेरा न्यूज़पेपर पढ़ना हो जाए। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ सालों में कोई भी दिन बीता हो कि एक आत्महत्या की खबर उसमें ना छपी हो। मेरी बेटी आज कॉलेज में है, उसके साथ के बच्चों ने सुसाइड किया है। क्या हम में से हम जो पैनल में जो लोग बैठे हैं, जो मम्मी पापा बैठे हैं, आपके फ्रेंड्स ने स्कूल कॉलेज के टाइम में आपके किसी फ्रेंड ने सुसाइड किया था? किसी ने नहीं किया। किसी ने सुसाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि पता है अगर किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली तो ठीक है यार, नहीं मिली, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी उसके लिए हम सुसाइड कर लेंगे। मुझे कोई लड़का पसंद आ गया, उसको जाके मैंने प्रपोज किया, उसने ना बोल दी, तो मैं सुसाइड कर लूंगी? दुनिया में सारी दुनिया खत्म हो गई है, बस वही रह गया। आज की डेट पे बच्चों को ये पता है कि जिस चीज की इच्छा करें वो चीज हमारे हाथ में आ जानी चाहिए। जिस दिन वो वैसा कुछ नहीं होता, उस कॉलेज ने मुझे एडमिशन मना कर दिया, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं, जो ना है ना को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं आज के बच्चे। ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ। मुझे जब भी मौका मिलता है किसी भी पेरेंट्स की गैदरिंग में बात करने के लिए, ये 2 बातें मैं जरूर करती हूँ कि नींद बच्चे की, छोटे हैं बच्चे, देखिए बच्चे की परवरिश दुनिया का सबसे पेचीदा काम है। पेचीदा कह रही हूं, मुश्किल नहीं कह रही हूं। मुश्किल, पेचीदा चीज तो मुश्किल होती ही है, वैसे करके आप भले उसको मुश्किल समझ लें, लेकिन सबसे पेचीदा काम है एक बच्चे की परवरिश करना। जितनी बातें यहां बोली गई उनमें से एक भी कहीं भी बैकफुट नहीं ले सकती। हर चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हर पैनलिस्ट ने जो कुछ बोला वो हर बात इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा पता नहीं और कितनी और बातें जो हम लोगों के ने अभी नहीं बोली होगी वो भी इंपॉर्टेंट है। इस पेचीदा काम में बेसिक्स को मत भूलिए। कितना बच्चे की कितनी नींद होनी चाहिए, उसको खाने को क्या देना है। 40 से ऊपर की उम्र होती है ना, लोग शुरू हो जाते, रिफाइंड शुगर नहीं खानी है, रिफाइंड कोई चीज नहीं खाएंगे, मैदा नहीं खाना है, 40 के बाद मैदा नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है ज्यादा। बचपन से आदत डालिए, भूख लगे तो खीरा और गाजर खाए बच्चा, चिप्स कुरकुरे ना खाए, एप्पल खाए। तो ये जो बेसिक्स होती हैं, खाना, सोना, इन चीजों को हम ध्यान में रखें। और साथ में एक और बात ध्यान में रखें कि हमारी जैसी जिंदगी अब बच्चों की नहीं रही। हमारे जैसी जिंदगी इसलिए नहीं रही क्योंकि यूनिट टेस्ट खत्म हुआ तो क्लास टेस्ट खत्म हुआ तो टर्म एंड टेस्ट है, वो है। साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया तो तुम्हारे ये नंबर कट जाएंगे। मम्मी पापा का प्रेशर, मम्मी पापा अगर ना भी प्रेशर देते हो तो अड़ोस पड़ोस के लोग आपको इतना प्रेशर में डाल देते हैं कि अरे तुम ये चीज नहीं करते हो, मेरा बच्चा तो फलानी चीज में जाता, तुम्हारा बच्चा जिम्नास्टिक्स में भी नहीं जाता, एक तो चीज कराओ। तो देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द चिल्ड्रन। अब हम दुनिया को बदल नहीं सकते, पढ़ाई के तरीकों को बदल नहीं सकते, स्कूल को बदल नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ? हम किस तरह से उनका स्ट्रेस कम कर सकते हैं, इसकी जानकारी ज्यादातर लोगों में नहीं होती। हम यही सोचते हैं कि हम क्या करें। सर्टेनली अध्यात्म और धर्म की ओर अगर हम जाते हैं
तो सुकून तो मिलता है। मुझे बहुत अच्छी लगी सर जो आपने ये बात बोली आज के पूरे पैनल में। मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी थी कि सर ने बोला कि धर्म क्या है या रिलीजन क्या है। रिलीजन सुकून है। आप कुछ भी करते हो वो सुकून है। तो वो सुकून छोटे बच्चे को इतनी आपाधापी में उस तरह का सुकून वो पा सके, आई एम नॉट श्योर। लेकिन छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिनमें से एक चीज है जिसको कहते हैं ब्रेन जिम। ब्रेन जिम आप सभी घर जब जाएंगे तो गूगल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। डॉक्टर पॉल डेनिसन नाम के व्यक्ति हैं जो कैलिफोर्निया में रहते हैं। उनकी उम्र आज की डेट पे 100 साल से भी ऊपर हो गई है और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं साइकोलॉजी पे। एंड ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस फॉर द ब्रेन उनका एक पेटेंटेड मतलब ब्रेन जिम इज अ पेटेंट इन द नेम ऑफ डॉक्टर पॉल डेनिसन। अब ये ब्रेन जिम होता क्या है? जैसे शरीर के लिए हम वर्जिश करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे, एक तो ये कि एक्सरसाइज करने के बाद हमें बड़ा फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। एक्सरसाइज करते समय भले दर्द हो रहा है, थोड़ा पसीना निकल रहा है, अनकंफर्टेबल है, बट आफ्टर यू डू द एक्सरसाइज यू फील गुड, यू फील फ्रेश। लेकिन एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ती है। अगर मैं हर रोज वॉक के लिए जाऊं, मैं बीच में वॉकिंग मैंने बहुत कम कर दी थी, फिर मुझे जब मैंने शुरू किया तो आजकल ये स्मार्ट वॉच के साथ करते हैं ना, तो 6000 स्टेप्स भी मुझे थोड़े डिफिकल्ट लग रहे थे शुरुआत में। अब मैं 6000 स्टेप्स तो मैं कर लेती हूं और इनसे बहुत जलन होती है क्योंकि ये 10,000 स्टेप्स हर रोज करती हैं। वॉकिंग करते करते वॉकिंग की कैपेसिटी बढ़ती है। मुझे लगता है कि 10,000 स्टेप्स की मेरी कैपेसिटी, एक बार में 10,000 स्टेप्स मेरी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके कुछ स्पेशल कलपुर्जे लगे ये 10,000 स्टेप्स कर सकती, मैं नहीं कर सकती। मैं करती रहूंगी तो मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी। मुझे ट्रेनिंग सही मिलेगी और मैं रोज प्रैक्टिस करूंगी तो मैं 100 किलो वजन उठा के आई कैन बिकम अ वेट लिफ्टर। सिमिलरली अगर मुझे अपने ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी है तो ब्रेन के लिए एक्सरसाइजेस हैं जिसको कहते हैं ब्रेन जिम। सो एक्सरसाइज करने से ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी और फ्रेश भी लगेगा, रिलैक्स भी लगेगा, राइट? तो अभी तक सभी सिर्फ बातें सुन रहे थे, अभी मैं थोड़ा सा काम करवाऊंगी सबसे। तो पैनल में भी सभी एंड ऑल्सो जो पेरेंट्स एंड ऑडियंस जो है, एक वैसे तो ब्रेन जिम्स, कई ब्रेन जिम्स होती हैं। ये दुनिया का सबसे महंगे कोर्सेज में से एक होता है। दैट इज द रीजन इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। एक ब्रेन जिम, मात्र एक ब्रेन जिम से मैं शुरू करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो शायद मैं एक आध और ब्रेन जिम करवाऊंगी। सिर्फ देख लीजिए, उसके बाद में कीजिएगा। जैसे गन होती है ना, ऐसे शूट करने के लिए करते हैं, ऐसे करके दोनों हाथ की उंगलियां निकालेंगे, ठीक है? दोनों हाथ की 2 फिंगर्स निकालेंगे एंड उसके बाद आप अपने माथे पे इसको रखेंगे। यहाँ पे रुक जाइए, अभी पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। तो यहां रख के प्रेशर के साथ यू आर गोइंग टू, देखिए ऐसे ऊपर ऊपर हल्का हल्का नहीं, आप अगर देख पा रहे हो तो मेरी स्किन ऐसे पूरी मूव कर रही है। तो ऐसे करके इस तरह से हम ये करेंगे, आंखें बंद करके करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे आई एम हैविंग सम ऑफ माय टीचर्स, सो वन ऑफ यू कैन जस्ट कम ओवर हियर प्लीज। एंड मैम आप यहाँ इधर फेस करते हुए रहिए, पैनलिस्ट को दिखेगा, बिकॉज मैं बोल रही हूं तो मैं साथ साथ कर नहीं पाऊंगी। सभी अपने 2 फिंगर्स ऑन योर फोरहेड प्लीज करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और नहीं अच्छा लगा तो बताइएगा, नहीं अच्छा लगा कोई बात ये। सो वी कीप दिस ऑन आवर फोरहेड और सर्कुलर मूवमेंट्स आंखें बंद करके करेंगे। आंखें बंद कीजिए और लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
उल्टा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एक लास्ट टाइम फटाफट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हाथ नीचे करें, आंखें खोलें. कुछ कुछ चेहरों पे ना ऐसे मुस्कुराहट सी दिख रही है. ऐसा क्यों? इससे पहले आप चुपचाप सुन रहे थे. मैं जो भी बोल रही थी चुपचाप सुन रहे थे, अभी मुस्कुरा रहे हैं. You're feeling fresh, a little bit relaxed. ऑडियंस में भी मुझे लोग दिख रहे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं. जब आपको कुछ अच्छा लगता है ना, आप मुस्कुराते हैं. एक तितली दिखती है, मुस्कुराते हैं, अच्छा लगा. तो यहां पे भी जो मुस्कुराहट है, कुछ तो अच्छा लगा आप लोगों को. जिन्होंने ठीक से किया जरूर अच्छा लगा. ये ब्रेन जिम, ये एक बच्चे के दिमाग के लिए, ये अडल्ट्स के लिए ब्रेन जिम नहीं है. हम सबका अडल्ट ब्रेन है, लेकिन ये डेवलपिंग ब्रेन के लिए ये ब्रेन जिम है. और ये ब्रेन जिम ने, मैंने आपको क्या बोला था कि एक तो कुछ भी एक्सरसाइज करके हमें अच्छा लगता, फ्रेश लगता है, वी फील गुड. तो फील गुड तो आपको हो गया, लेकिन ये ब्रेन जिम करती क्या है ये भी आपको बताती हूं. आपने परेशान इंसान देखा है? परेशान इंसान कैसा होता है? ऐसा ही होता है परेशान इंसान. इंडिया का परेशान इंसान, ऑस्ट्रेलिया का परेशान इंसान, कन्याकुमारी का, कश्मीर का, हर जगह का परेशान इंसान, अफ्रीका का भी. वो जाके अगर जंगल में आप किसी को देखेंगे, अगर वो जंगल में भी परेशान हो गया तो उसका हाथ सर पे जाएगा. ये जो है ना, ये कल्चर से सीखी हुई चीज नहीं. इंडियंस ये करते हैं, अमेरिकन्स नहीं करते. जैसे कोई गर्म चीज को छुओ तो ऐसे हाथ ऐसे जाता है ना, परेशानी में हाथ यहां जाता है. ये दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ रिकॉल. आप परेशान हैं, बैठे हैं, क्या करूं. थोड़ी देर के बाद आपको कुछ तो याद आ जाता, अरे हाँ यार, पिछली बार ऐसा हुआ था, मैंने ये किया था, या मुझे चाचा ने बताया था कि तुम ऐसे कर लेना. हमें याद आ जाती है बात. कोई कंसल्टेंट आता है बाहर से बताने के लिए नहीं. यानी कि हमारी मेमोरी में कुछ चीज थी जो हमें याद नहीं आ रही थी, इसीलिए परेशानी थी. वो बात याद आ गई, परेशानी खत्म, हमें सोल्यूशन मिल गया. तो ये पॉइंट से आप, कई बार हमारे मेमोरी में कुछ चीजें होती हैं जो हम बता नहीं पाते समय आने पे. जैसे कि बच्चे एग्जाम में जाके याद की हुई चीज नहीं लिख के आते हैं, भूल जाते हैं. मम्मी पापा खूब डांटते हैं घर पे, सुबह वैन में बैठते समय पूछा था तुमको, तुमने तब जवाब दिया था, लिखा क्यों नहीं. होता है ना, ये कॉमन चीज है. हर बच्चे, हर पेरेंट ने ये चीज फेस की हुई होगी. वो इसलिए कि उसको रिकॉल नहीं आया, उसने रखा तो था अपने माइंड में, रिटेन किया था, उस वक्त रिकॉल नहीं कर पाया. जैसे हम लोग भी कई बार रिकॉल नहीं कर पाते, अरे वो पेपर हम ही रखे हैं, कहाँ रखे. अब बता रही हूं, मैंने रखा है, मुझे याद है, अभी नहीं बता सकती हूं कि कहाँ रखा है, क्योंकि अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूं. ये जो ब्रेन जिम है, ये रिकॉल के लिए ब्रेन जिम है. सो सिमिलरली देर आर 26 डिफरेंट ब्रेन जिम्स जो हम बच्चों को करवाते हैं, जिससे उनके डिफरेंट थिंग्स इन द ब्रेन, कभी कोई चीज रिटेंशन के लिए, कुछ रिकॉल के लिए, like you were talking about the cognitive abilities and so जो ब्रेन के जो दो साइड्स होते हैं उनको the lateral movements उसको समझने करने के लिए, जैसे मैं, अगर हमें समय मिला तो मैं एंड में एक वीडियो है, मैं आपको वीडियो जरूर प्ले करके दिखाना चाहूंगी, जहां पे एक एक्सपर्ट बताते हैं कि जब बच्चे स्मॉल बी और स्मॉल डी उसका डिफरेंस क्यों नहीं बता पाते.
मैक्सिमम बच्चों में ये मुश्किल होती है। किस साइड टर्न करना, जे लिखना है, किस साइड इधर टर्न करना है, वो उल्टा लिख देते हैं और सोचते हैं कि सही है। ये क्यों सही है वो सोचते हैं, उसके बारे में बहुत खूबसूरत समझाया हुआ है। तो मैं अभी बोल के मैं डबल रिपीट वाले चीज में नहीं जाना चाहती हूँ। मेनली देयर इज अ मिड लाइन इन द बॉडी। मिड लाइन मतलब लाइन नहीं होती है, इसको वी थियोरेटिकली वी से दैट देयर इज अ मिड लाइन। मिड लाइन डिविएशन की वजह से कई बार हमारे में लर्निंग की जो सीखने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। जब हम मिड लाइन्स को सुधार देते हैं तो उससे बच्चे की लर्निंग में बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे कि छोटे होते बच्चे, आपको याद है ऐसे दोनों हाथ, फिर एक हाथ इधर एक हाथ इधर, फिर क्लैप करते वो गेम खेला करते एक साथ, सामने सामने ताली बजा के ऐसे करके, एक बार ऐसे किया फिर हाथ किया फिर ये इस तरह से करके करते हैं। तो ये बोथ साइड्स ऑफ योर बॉडी एंड क्रॉसिंग द मिड लाइन, that these kind of exercises are there in our different brain gyms में होती हैं। लेकिन एक और एक मजेदार सी ब्रेन जिम है, ये सिर्फ मजे के लिए कर रहे हैं, ये अडल्ट ब्रेन को कुछ ज्यादा अफेक्ट नहीं करती, थोड़ा सा अफेक्ट करती है, लेकिन करते हैं बड़ा मजा आएगा। हम सब मिलके ना बोलेंगे टिंग टोंग, बोलेंगे क्या बोलेंगे? टिंग टोंग एक साथ। हाँ, मैं 5 बोलूंगी, 5 के बाद टिंग टोंग बोलेंगे। तो ये कैसे करते हैं? I'll want one person to come on the Sanita, can you come on the stage please? हम कान मरोड़ते हैं ना बच्चों के, ऐसे आज अपने कान मरोड़ेंगे। हम आजकल मना करते हैं कि नहीं, डांटना नहीं है, मारना नहीं है बच्चे को, कान नहीं मरोड़ने। तो सनिता बी इन द मिडिल। सो इसमें क्या करना है, हम कान अपने पकड़ के ऐसे जैसे कान मरोड़ते हैं वैसे ही कान मरोड़ेंगे, ठीक है? ऊपर मरोड़ेंगे, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे, फिर थोड़ा नीचे। तो ऊपर करूंगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 बोल दूंगी। 5 के बाद सारे कोई कान पकड़ के अपना नीचे खींचेंगे, ऐसे जोर से नीचे की तरफ खींचेंगे, बोलेंगे टिंग टोंग, टिंग टोंग, ऐसे करेंगे, ठीक है? तो ये बड़ा मजा आएगा। सभी कोई दोनों कान पकड़िए जरा ऊपर से, एंड सनीता मैम को देखते रहिए, एंड यू कैन डू 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, कान, अरे ऑडियंस में कोई नहीं बोल रहा है, कान खींच के जोर से बोल रहा है टिंग टोंग। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार फिर से करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। एक लास्ट टाइम, 1, 2, 3, 4, 5। कान ऐसे गरम गरम लगने लगे? थोड़े थोड़े लग रहे हैं? थोड़ा थोड़ा लग रहा है यहाँ पे गरम? क्या फायदा होगा ये कान गरम करके अपने? हमारे हार्ट जो है ना, ब्लड पंप करता है, ब्लड सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, और हर अंग को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। खूब सारा ऑक्सीजन चाहिए ताकि हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स अच्छे से काम करें। तो ब्रेन को थोड़ा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना है, तो ब्रेन में थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लड जाना चाहिए। कैसे जाएगा? या तो शीर्षासन कर लीजिए, जो बहुत डिफिकल्ट होता है, हर कोई नहीं कर पाता है, सर नीचे पैर ऊपर करके खड़ा होना, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये कर लीजिए, ऐसे करके कान मरोड़ लीजिए अपने। यहाँ पे जो लाल लाल हुआ, थोड़ा गरम सा लगने लगा, वो इसलिए कि ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो सारे कान के यहाँ से ही ऐसे करके ब्रेन में कनेक्ट होते हैं। तो जब हम ऐसे मरोड़ते हैं तो खूब सारा ब्लड आता है, वो कान पे रुकता नहीं है, वो पूरा अपना चक्कर काट के फिर वो नीचे जाता है।